सोनभद्र अत्यधिक ठंड शीतलहर के दृष्टिगत बेसिक शिक्षा अधिकारी मुकुंदानंद पांडे निर्देश पर उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन संचालित विद्यालय मान्यता प्राप्त बेसिक विद्यालयों के प्री प्राइमरी से कक्षा 8 तक के समस्त विद्यालयों में दिनांक 14/1/2026 तक शीतावकाश रहेगा। उक्त आदेश प्राइवेट सीबीएसई आईसीएसई विद्यालय पर समान रूप से लागू होगा। उक्त आदेश का कड़ाई से अनुमान करने का निर्देश। केशकाल घाटी में रविवार दिनांक 4 जनवरी की रात घाटी में लगातार चल रहे जाम के दौरान जगदलपुर से नागपुर की ओर जा रही बस क्रमांक CG 17 LC 5355 के चालक द्वारा तेज रफ्तार से लापरवाही पूर्वक बस चलाते हुए ओवरटेकिंग किया जा रहा था। केशकाल पुलिस द्वारा विश्रामपुरी चौक में बस चालक को रोकने पर उसने पुलिसकर्मी पर जान से मारने की नियत से बस चढ़ाने का प्रयास किया। साथ ही पुलिस अधिकारियों के साथ मां बहन की गंदी गाली गलौज करने पर आरोपी बस चालक पुष्पेंद्र कौरराम उम्र 29 वर्ष को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसे आज माननीय न्यायालय में पेश कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है। मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी DSF आरक्षक उमेश दास मानिकपुरी ने थाना आकर रिपोर्ट दर्ज करवाया कि आज दिनांक 4/1/26 को केशकाल शहर में यातायात प्रबंधन एवं शहर पेट्रोलिंग पर रवाना हुआ था। संभागीय संवाददाता दिलीप गंजीर की रिपोर्ट। संभाग मुख्यालय जगदलपुर नगर के राजीव भवन में सोमवार को जिला कांग्रेस अध्यक्षों के शपथ ग्रहण समारोह का भव्य आयोजन किया गया। हजारों कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों की मौजूदगी में यह कार्यक्रम हुआ। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने नवनियुक्त शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुशील मौर्य और ग्रामीण जिला अध्यक्ष प्रेम शंकर शुक्ल को पद, गोपनीयता, पार्टी हित और जनहित में कार्य करने की शपथ दिलाई। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि राज्य में साय सरकार की विफलताओं को कांग्रेसी कार्यकर्ता जन जन तक पहुंचाएंगे। उन्होंने कहा, धान खरीदी और मनरेगा जैसे मुद्दों को लेकर प्रदेश से अंतिम गांव तक कांग्रेस पार्टी संघर्ष करेगी। दीपक बैज ने कहा कि आगामी 3 साल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए संघर्ष भरे हैं, इसीलिए उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को तैयार रहने को कहा है। दुमका से एक सकारात्मक पहल की खबर, जहां योग के माध्यम से तन मन को स्वस्थ रखने का संदेश दिया गया। आइए जानते हैं पूरी रिपोर्ट। तन और मन को स्वस्थ रखने के उद्देश्य से शहर में योग शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत सामूहिक योग अभ्यास से हुई, जिसमें बड़ी संख्या में पुरुषों और महिलाओं ने भाग लिया। योग प्रशिक्षकों द्वारा प्रतिभागियों को प्राणायाम, ध्यान और विभिन्न योगासनों का अभ्यास कराया गया। इस दौरान योग के लाभों पर भी विस्तार से जानकारी दी गई। कार्यक्रम में मौजूद वक्ताओं ने कहा कि नियमित योग करने से न केवल शरीर स्वस्थ रहता है, बल्कि मानसिक तनाव से भी मुक्ति मिलती है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में योग को दिनचर्या में शामिल करना बेहद जरूरी है। योग को अगर हम रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाएं तो कई बीमारियों से बचा जा सकता है। योग तन, मन और आत्मा तीनों को संतुलित करता है। नशीले पदार्थों की तस्करी करने वाले अपराधियों की गिरफ्तारी के संबंध में चलाए जा रहे अभियान के क्रम में स्वात टीम, जनपद जालौन व कोतवाली उराई पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा अवैध गांजे की तस्करी करने वाले एक अभियुक्त को 40.250 किलोग्राम नाजायज गांजा कीमत करीब 8 लाख रुपए व एक मोटरसाइकिल बिना नंबर प्लेट के साथ गिरफ्तार कर विधिक कार्रवाई की गई। जिला ब्यूरो चीफ अमित गौर की रिपोर्ट। पुलिस को आज एक सफलता हाथ लगी है, जिस तरीके लगभग कुछ गांजा बरामद हुआ है। कितने गिरोह के लोग इसमें गिरफ्तार हुए हैं, क्या पूरा मामला था? 30 दिसंबर को ANTF और उरई पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में श्याम शिवहरे
नामक एक व्यक्ति 81 किलो गांजा के साथ गिरफ्तार हुआ था। अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, पुलिस महानिरीक्षक झांसी परिक्षेत्र द्वारा मुझे निर्देशित किया गया था कि इसके कनेक्शंस खंगाले जाएं और जो इनके अन्य गिरोह के सदस्य हैं उनके बारे में जानकारी कर जो नशे का व्यापार करते हैं उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की। इस क्रम में मेरे द्वारा स्वाट टीम को लगाया गया था इसको डेवलप करने के लिए। जब श्याम शिवहरे के कनेक्शंस देखे गए, एक दीपू राजपूत जो मूल रूप से गोहन का रहने वाला है, यहाँ श्याम शिवहरे के बगल में राजेंद्र नगर में ही निवास करता है, इसके स्ट्रांग कनेक्शंस आए समझ में। पूरी टीम को एक्टिवेट किया गया। आज सटीक मुखबिरी सूचना पर अपनी मोटरसाइकिल पर ये 40 किलो गांजा, 40 किलो 250 ग्राम गांजा का परिवहन कर रहा था, बेचने के इरादे से पकड़ा गया। मापतौल कराई गई तो कुल 40 किलो 250 ग्राम गांजा इसके पास से बरामद हुआ है। अभी ये इसके ऊपर अभी तक प्राप्त जानकारी के अनुसार ये मुकदमा दर्ज है जो इस माल से संबंधित है। इसके अन्य आपराधिक इतिहास के बारे में हम लोग जानकारी कर रहे हैं और इससे जुड़े हुए अन्य लोगों के विषय में भी हम विवेचना कर रहे हैं ताकि जो पूरा गैंग है इसको हम ध्वस्त कर सकें। नशे का कारोबार जो थोड़ा बहुत पुनः प्रारंभ होता हुआ दिख रहा है जालौन में, उसको हम समाप्त कर सकें। सर, ये कहाँ से गांजा लाया करते थे? कोई अंतर जनपदी किस जगह से लाया करते थे? कुछ नेटवर्क कुछ पता चल पाया? कि ये विवेचना का विषय है, अभी इसको डिस्क्लोज करना ठीक नहीं है। इस पर हम लोग काम कर रहे हैं और ये आश्वस्त कर रहे हैं कि इस नेटवर्क को अभी ये दो जो बड़े थे इस गैंग के, श्यामजी शिवहरे जो मूल रूप से वैया का रहने वाला है, यहाँ राजेंद्र नगर में रहता है, दूसरा ये दीपू राजपूत, ये दो अपने वाजिब स्थान पर पहुंचा दिए गए हैं। इनके साथ बाकी जो भी जुड़ा होगा, जो लोकल स्तर पर सप्लाई करने वाले लोग ही हैं, ये गांजा निश्चित तौर पर बाहर से ही प्राप्त करते हैं, उस सबको हम लोग ट्रैक करके इसमें जो उचित, इसकी कीमत लगभग 8 लाख रुपए है। 40 किलो 250 ग्राम है जो मार्केट मूल्य है इसका, लगभग 8 लाख रुपए कीमत का ये नाम है। ठीक। रविवार को चंदवदपुर में स्थापित स्टूडेंट हब में धूमधाम से वार्षिक उत्सव मनाया गया, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपना अपना कर्तव्य दिखाया। जैसे आस्था सिंह ने नारी शक्ति के बारे में अवगत कराया कि नारी का मतलब क्या होता है, नारी किस प्रकार अपने मनोबल को बढ़ाकर दूसरों को पराजित कर सके। साक्षी मिश्रा ने राधा कृष्ण पर सुंदर गीत प्रस्तुत किया। रुचि शुक्ला ने इंटरनेट कब और कहां पर प्रयोग करना चाहिए उसके बारे में अवगत कराया। आराध्या और रुद्र ने दहेज प्रथा के ऊपर एक बहुत सकारात्मक नाट्य प्रस्तुति किया, जिसमें उपस्थित सभी लोग मंत्रमुग्ध हो गए मनमुग्ध हो गए और कई छात्राओं ने भी कल को प्रस्तुत किया और सभी छात्र छात्राओं को मुख्य अतिथि द्वारा पुरस्कृत किया गया। पाली थाना के अमीलिया गांव का मामला पहले भी हो चुकी उसी जगह और भी कई वारदात। छेनी सब्बल हथौड़े से तोड़ा ताला और उखाड़ दी शटर। 4000 नगद सहित चावल और किराना का चोरों ने किया था चोरी। देने वाले थे बड़े वारदात को अंजाम। मौके से समय से पहुंची पुलिस तो भाग खड़े हुए थे। कड़ी मशक्कत के बाद पकड़े गए 2 आरोपी। उमरिया जिला अंतर्गत पाली थाना घुनघुटी चौकी के गांव अमीलिया में देर रात में चोरों ने किराना दुकान में बड़े ही ढंग से चोरी को अंजाम दिया। छेनी हथौड़ी से ताला तोड़ा, फिर सब्बल से शटर तोड़ी और साइड पट्टी को भी निकाल दिया और दुकान से नगद सहित चावल और किराने के सामान की चोरी की जानकारी के बाद घुनघुटी और पाली पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई। गांव के ही 2 चोरों की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मामले की जांच की जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस ने जानकारी दी कि पिछले दिनों पहले भी उसी क्षेत्र में 2 भयावह घटना घट चुकी हैं, जिसमें मौत की वारदात को अंजाम दिया गया था और ये चोर भी इतने शातिर थे कि वह बड़े वारदात को अंजाम देने वाले थे। मौके पर पुलिस के पहुंचने से वहां अपने मंसूबे पर नाकाम रहे।
उत्तर प्रदेश जनपद अमरोहा के थाना हसनपुर पुलिस द्वारा 2 बाल अपराधियों सहित कुल 3 शातिर वाहन चोर गिरफ्तार किए गए हैं। उनके कब्जे से चोरी की 6 मोटरसाइकिल व 3 फर्जी नंबर प्लेट बरामद हुई है। बताते चलें कि हसनपुर क्षेत्राधिकारी पंकज त्यागी व प्रभारी निरीक्षक प्रेमपाल सिंह थाना हसनपुर के पर्यवेक्षण में 3 शातिर वाहन चोर गिरफ्तार किए गए हैं। बीती रात 10 बजे थाना हसनपुर पुलिस द्वारा चेकिंग गश्त के दौरान गजरौला हसनपुर मार्ग पर बंद पड़े पेट्रोल पंप से अभियुक्त गण अक्षय पुत्र राजू निवासी मोहल्ला खैवान व 2 बाल अपराधियों को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। पूछताछ के क्रम में अभियुक्त गण द्वारा बताया गया कि आर्थिक लाभ लेने हेतु हम तीनों ने एक मोटरसाइकिल अमरोहा अड्डा हसनपुर से 5 से 6 महीने पहले चोरी की तथा एक मोटरसाइकिल स्प्लेंडर प्रो तीनों ने ग्रीन सिटी हसनपुर से चोरी की थी। अन्य मोटरसाइकिल अन्य स्थानों से चोरी की थी, जिनकी नंबर प्लेट बदलकर काशीराम कॉलोनी हसनपुर के पास बने एक खंडहरनुमा कमरे में छिपा कर रखते थे। गांव 4 जनवरी 2026 नगर के मध्य स्थित बंधा तालाब को स्वच्छ एवं सुव्यवस्थित स्वरूप प्रदान करने के उद्देश्य से नगर पालिका परिषद द्वारा सोमवार को प्रातः 10 बजे से व्यापक सफाई अभियान का शुभारंभ किया जाएगा। इस संबंध में बस्तर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष एवं कोंडागांव विधायक सुश्री लता उसेंडी ने रविवार को कलेक्टर श्रीमती नुपुर राशिपन्ना के साथ बंधा तालाब का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने तालाब की वर्तमान स्थिति का जायजा लिया तथा सफाई एवं संरक्षण के लिए आवश्यक दिशा निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। विधायक सुश्री उसेंडी ने तालाब में शहर के विभिन्न वार्डों से आ रहे गंदे पानी की निकासी को रोकने एवं स्थायी समाधान के रूप में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना को लेकर भी आवश्यक निर्देश दिए। इस अवसर पर नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष श्री नरपति पटेल, उपाध्यक्ष श्री जसकेतु उसेंडी, जिला पंचायत कांकेर के अध्यक्ष श्रीमती किरण नरैती, स्थानीय जनप्रतिनिधिगण, मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्री दिनेश डे सहित नगर पालिका के अन्य नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। नए सत्र की 8 के साथ किताब माफिया सक्रिय, स्कूल प्रबंधन पर सवाल, किताबों का कमीशन का खेल शुरू। शैक्षणिक संस्थानों में नया सत्र शुरू होने से पहले ही निजी स्कूल प्रबंधन और प्राइवेट बुक सेलरों के बीच कथित साठगांठ शुरू हो जाती है। सूत्रों के अनुसार स्टिंग ऑपरेशन में यह खुलासा हुआ कि 70% तक किताबें स्कूल संचालक अपनी शर्तों पर लगवाने को तैयार हैं, जिससे अभिभावकों को जेब पर सीधा असर पड़ता है। जानकारी के मुताबिक सतना जिले के अधिकांश प्राइवेट इंग्लिश मीडियम स्कूल 30 जनवरी तक अपनी बुक डीलिंग फाइनल कर लेते हैं, लेकिन किताबों की सूची सार्वजनिक नहीं की जाती। इसका उद्देश्य साफ है ताकि सभी बुक सेलरों तक सूची ना पहुंचे और मनपसंद एजेंसी को ही फायदा मिले। यदि कोई स्कूल सूची जारी भी करता है तो रिजल्ट खुलने के ठीक 1 दिन पहले, जिससे ना तो बुक सेलर किताबों की व्यवस्था कर पाते और न ही अभिभावकों को विकल्प मिल पाता है। इस पूरी व्यवस्था में सबसे ज्यादा फायदा स्कूल संचालक को, जबकि बुक सेलर और अभिभावक दोनों ठगे जाते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि सभी स्कूल एक तय समय पर बुक लिस्ट सार्वजनिक करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना रुकनाथ नगर में अपराध क्रमांक 3/2026 धारा 305E-331-2 बिना स्कैम का विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान पुलिस अधीक्षक बलरामपुर श्री वैभव बैंकर के कुशल मार्गदर्शन में तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री विश्व दीपक त्रिपाठी व पुलिस अनुविभागीय अधिकारी वार्ड ऑफ नगर श्री राम अवतार ध्रुव के निर्देशन में पुलिस टीम बनाकर अज्ञात चोर की पतासाजी की गई। प्रकरण के आरोपी की पतासाजी के दौरान सूत्रों से ज्ञात हुआ कि थाना रघुनाथ नगर क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सरना के प्रमोद साहू पिता कैलाश साहू उम्र 33 वर्ष निवासी ग्राम सरना को घटना दिनांक को चावल बोरा को ले जाते देखा गया था कि सूचना पर संदेही को हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर अपना अपराध स्वीकार करते हुए पूर्व माध्यमिक शाला नवगवई से कंप्यूटर, टैबलेट, प्रिंटर मशीन, साउंड बॉक्स, कुकर, साइंस किट, चावल 3 कुंटल व अन्य सामान कुल रकम 64,000 तथा प्राथमिक शाला ज्ञाना से CPU, कंप्यूटर सेट, टेबल
एक नग जुमला रकम 27,000 रुपए तो था। प्राथमिक शाला चंबर सराय से छोटा गैस टंकी चूल्हा सहित एक टेबल, 4 नग प्लास्टिक कुर्सी व बर्तन कीमत करीब 10,000 रुपए, कुल जुमला कीमत करीब 96,400 रुपए चोरी करना स्वीकार किया। आरोपी की निशानदेही पर उक्त सामग्री की जब्त कर आरोपी को आज दिनांक 6/1/2026 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। सतना जिले के रामपुर बागेलान ब्लॉक में ज्ञापन दिए। भोपाल में पत्रकारों के खिलाफ जो कार्रवाई की गई है, समाचार कवरेज के दौरान पत्रकारों को प्रताड़ित कर जेल में बंद कर दिया गया, इसकी राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत घोर निंदा करता है। उसी के संबंध में मुख्यमंत्री के नाम रामपुर बागेलान एसडीएम की अनुपस्थिति में तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया। आए दिन पत्रकारों पर हो रहे अन्याय, अत्याचार, फर्जी मुकदमे जैसे तमाम समस्या होने पर तहसीलदार को मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। मौजूद रहे भागवत द्विवेदी राष्ट्रीय प्रभारी, मध्य प्रदेश अध्यक्ष ऋषिकेश त्रिपाठी, नरेंद्र पांडे मध्य प्रदेश महामंत्री, जगत नारायण त्रिपाठी जिला संरक्षक एवं उप सरपंच मलगांव, प्रचंड मिश्र जिला मीडिया प्रभारी, मुकेश त्रिपाठी जिला संगठन प्रभारी, संजय तिवारी तहसील अध्यक्ष कोटर, वरिष्ठ पत्रकार सुधाकर त्रिपाठी, विष्णुधर शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार सुधीर सिंह राठौर, पत्रकार हरिशंकर तिवारी, ओम प्रकाश शुक्ला, शुभम तिवारी आदि लोग मौजूद रहे। आज मंगलवार को आम आदमी पार्टी द्वारा क्षेत्र में लगाए जा रहे स्मार्ट मीटरों के विरोध में एसडीएम नरसिंहगढ़ को जिलाध्यक्ष एडवोकेट विशाल सोनी के नेतृत्व और विधानसभा प्रभारी दिलीप कुशवाहा की गरिमामय उपस्थिति में सौंपा। कार्यकर्ताओं ने स्मार्ट मीटरों से होने वाली समस्याओं और जनता पर पड़ने वाले अतिरिक्त आर्थिक बोझ को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की और एसडीएम श्री सुशील कुमार महोदय को कलेक्टर के नामे ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मांग की गई है कि स्मार्ट मीटरों के उच्च दरों और तकनीकी खामियों की जांच की जाए और आम जनता को इस महंगी बिजली की मार से राहत दी जाए। पार्टी ने चेतावनी दी कि यदि जनता की समस्याओं का समाधान जल्द नहीं किया गया तो पार्टी उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होगी। उपस्थिति इस अवसर पर मुख्य रूप से यूथ विंग के जिला सचिव पवन कुशवाहा, ब्लॉक प्रभारी दिनेश कुशवाहा, रीना कुशवाहा, बबलू वर्मा, राधे श्याम कुशवाहा, रोशन भाई सहित बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और स्थानीय नागरिक मौजूद रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। जीतू पटवारी उमंग सिंघार पहुंचे भागीरथपुरा। पुलिस और कांग्रेसियों के बीच हुई तीखी बहस। दूषित पानी से पीड़ित परिवार से की मुलाकात। कांग्रेस ने प्रदेश सरकार से की मांग, मृतकों के परिजनों को 1 करोड़ की आर्थिक मदद देने की मांग। इंदौर के चर्चित दूषित पानी के मामले में आज कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार भागीरथपुरा पहुंचे, लेकिन इससे पहले ही पुलिस ने भागीरथपुरा इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया। पूरे इलाके में बैरिकेड्स लगा दिए गए और किसी भी बाहरी व्यक्ति के प्रवेश पर रोक लगा दी गई। ऐसे में जब बड़ी संख्या में कांग्रेसी यहां पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें भी रोक दिया। इस दौरान जीतू पटवारी और उमंग सिंघार की पुलिस से बहस भी हुई। दोनों नेता दूषित पानी से पीड़ित परिवार से मिलने की मांग पर अड़े रहे, तो वहीं पुलिस लगातार बहाना बनाती रही। काफी बहसबाजी के बाद पुलिस ने जीतू पटवारी और उमंग सिंघार सहित 10 लोगों को पीड़ित परिवार से मिलने की अनुमति दी, जिसके बाद कांग्रेसी पीड़ित परिवार से मिले और उनसे चर्चा करते हुए पूरे मामले की जानकारी ली। इस दौरान जीतू पटवारी ने प्रदेश सरकार को जमकर घेरा और सरकार से मृतकों के परिजनों को 1 करोड़ रुपए देने की मांग की। जीतू पटवारी ने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार की लापरवाही से भागीरथपुरा में इस तरह के हालात बने हैं। फिलहाल दूषित पानी से मौत और लगातार बढ़ रही मरीजों की संख्या को लेकर प्रदेश सरकार चौतरफा घिरती हुई नजर आ रही है। भैया प्लीज, मैं ये कह रहा हूँ कि अव्यवस्थाएं हैं, हम आगे जाएंगे तो ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर लोग दुखी हैं, पीड़ित हैं, और हम उनसे बात करने जाएंगे तो उनके साथ और अन्याय होगा। ये एक बानगी है, ये मेरी बहन है, इनने कहा है कि मेरे पिताजी साग सब्जी का व्यापार करते थे और हैजे से मर गए, उल्टी दस्त से मर गए। ऐसे में बहन ने कहा कि भैया हमारा कोई पालन पोषण करने वाला नहीं है, हमारे परिवार की हत्याएं हुई,
सरकार और जगह तो 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा देती है और हमारी जान की कीमत 2 लाख रुपए। मैंने गलत तो नहीं कहा भाई, मैं सही तो बोल रहा हूँ। ये बात में अगर सरकार ये कहे कि जीतू पटवारी उसके मन से बोल के चला गया तो ये तो नहीं कर रहा हूँ मैं। सरकार का इनका मानना है परिवार का कि मेरी पिताजी की मौत की कीमत 2 लाख रुपए है, जिसमें मध्य प्रदेश के अधिकारी एक पंचायत के इंस्पेक्शन में 1.5 लाख रुपए का काजू बादाम खा गए और उनकी हत्या 2 लाख रुपए में कर दी। तो 1 करोड़ रुपए इनका मुआवजा मिले, कम से कम ये राहत तो दे सरकार, ये मेरी मांग है। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ भाई। तो मैं अनुरोध करता हूँ बाकी की बातें आगे करेंगे क्योंकि ये एविडेंस है। और मरे तो हैजे से पानी से ही है। 2 दिन से आपने शिकायत की थी, शिकायत करने के बाद लोगों ने कोई कार्रवाई की। ये शिकायत कर कर के मर गए। सबसे स्वच्छ शहर था। उसके बाद कितने महीने से शिकायतें हो रही थी? 2-3 साल से शिकायत चल रही। आप बताओ भैया, यहाँ के कौन नहीं बोल पा रही बहन? तो कोई नहीं बोलो, मैं गलत हूँ। अच्छा बच्चा है। कितने दिन से शिकायत हो रही थी? एक कंप्लेंट हमारे यहाँ से हर दिन जाती थी एक कंप्लेंट। चेंबर चौक रहता था, चेंबर की कोई सफाई नहीं हो रही थी। मेरे घर घर जाने का मन है पर ये अव्यवस्थाओं के कारण जाएंगे और फिर ये हमारे पे आरोप लगाएं कि जीतू पटवारी ने ऐसा कर दिया। तो मैं एक मान के फिर आऊँगा वापस अकेला। तो मेरी बहन ने कहा है कि इनकी सबकी मांग है कि 2 लाख रुपए जान की कीमत नहीं हो सकती और पहले जिनने हत्या की उन पे मुकदमे होने चाहिए, जिनने गड़बड़ करी उन पे कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं? केवल लिपापोती ऐसा है, ये क्लियर हो गया कि ये सरकारी हत्याएं हैं और 30 से ज्यादा हत्याएं हुई है। सरकार आंकड़े छुपा रही है। 1 करोड़ रुपए मुआवजा दो और दोषियों को सजा मिले। जो मंत्री है वो नैतिक जिम्मेवारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। रामलखन शुक्ला को मिली मनरेगा संघर्ष की जिम्मेदारी। गौरीगंज स्थित केंद्रीय कांग्रेस कार्यालय में आज नवनियुक्त मनरेगा बचाओ संग्राम अमेठी के कोऑर्डिनेटर रामलखन शुक्ला का जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा भव्य स्वागत किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रदीप सिंघल ने की। इस अवसर पर जनपद के वरिष्ठ कांग्रेस नेता, पदाधिकारी एवं बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष प्रदीप सिंघल ने श्री शुक्ला को नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि मनरेगा देश की ग्रामीण जनता और श्रमिकों की जीवन रेखा है, लेकिन वर्तमान जनविरोधी सरकार द्वारा इसे कमजोर करने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी नीतियों के खिलाफ पूरी मजबूती के साथ संघर्ष करती रहेगी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि रामलखन शुक्ला के नेतृत्व में अमेठी जनपद में मनरेगा बचाओ संग्राम को नई ऊर्जा, दिशा और मजबूती प्राप्त होगी। अपने संबोधन में रामलखन शुक्ला ने पार्टी नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वे मनरेगा योजना और मजदूरों के अधिकारों की रक्षा के लिए पूरी निष्ठा, ईमानदारी और समर्पण के साथ कार्य करेंगे। बैठक में SIR विषय पर भी विशेष चर्चा हुई, जिसमें SIR के जिला समन्वयक, विधानसभा एवं ब्लॉक प्रभारी मौजूद रहे। कार्यक्रम का समापन संगठन की एकजुटता और संघर्ष के संकल्प के साथ हुआ। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। खोया मोबाइल मिला तो चहक उठे लोग। बांदा में पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में चलाए जा रहे मुस्कान अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। साइबर क्राइम थाना एवं कोतवाली नगर पुलिस की संयुक्त कार्यवाही में आम नागरिकों के खोए हुए 130 मोबाइल फोन बरामद किए गए, जिनकी अनुमानित कीमत लगभग 26 लाख रुपए है। पुलिस लाइन सभागार में आयोजित कार्यक्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शिवराज एवं सहायक पुलिस अधीक्षक क्षेत्राधिकारी साइबर क्राइम मेवी स्टॉक द्वारा मोबाइल उनके वास्तविक स्वामियों को सौंपे गए। मोबाइल पाकर नागरिकों ने बांदा पुलिस का आभार जताया। पुलिस की इस कार्यशैली की मोबाइल स्वामियों ने प्रशंसा की है। महोदय के मार्गदर्शन में चलाए जा रहे फोन रिकवरी अभियान के तहत लगभग 130 मोबाइल हमने रिकवर किए हैं CIR पोर्टल के माध्यम से, जिनकी अनुमानित वैल्यू है 26 लाख रुपए के आसपास।
पिछले साल में 2025 में यदि हम दिसंबर से पहले के आंकड़े की बात करें तो हमने 876 मोबाइल्स रिकवर किए थे और उसके बाद दिसंबर 2025 के महीने में 130 मोबाइल्स रिकवर किए गए हैं जो उनके ओरिजिनल ओनर्स को बुलाकर उनका वितरण किया जा रहा है। कितनी कीमत होगी? 26 लाख। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। अचानक निकला पीली धातु का घड़ा, देखने के लिए टूट पड़ी भीड़। राजस्थान के टोंक में सीधड़ा गांव की चारागाह भूमि पर खुदाई करने के दौरान सोने जैसी चमकीली धातु से भरा घड़ा निकला। इसके बाद यह जानकारी आते ही इलाके में सनसनी फैल गई। दरअसल शनिवार को गांव के एक चरखा जमीन पर पूजा अर्चना का सामान मिला था। स्थानीय लोगों को यहां कोई खजाना गड़ा होने की आशंका हुई। मौके पर पहुंचे तहसीलदार ने जांच जेसीबी से खुदाई शुरू करवाई। करीब आधा घंटे की खुदाई के बाद 100-150 किलो वजनी काफी पुराना धातु का करीब 2 फीट ऊंचाई और 1.5 फीट चौड़ाई का घड़ा निकला, जिसमें सोने जैसी धातु के टुकड़े थे। जैसे ही धातु के घड़े को बाहर निकाला गया, भीड़ उस पर टूट पड़ी। कई लोग उसमें रखे गोल्ड जैसी धातु को लेकर भागने लगे। मौके पर मौजूद पुलिस टीम को उन्हें रोकने में काफी मशक्कत हुई। ग्रामीणों से वापस उन टुकड़ों को लेकर घड़े में रखा गया। हालांकि आशंका है कि कुछ टुकड़े गायब हो गए हैं। इसके बाद भीड़ को खुदाई वाली जगह से दूर किया गया। फिलहाल घड़े को प्रशासन ने ट्रेजरी ऑफिस में रखवाया है। इसकी जांच करवाई जा रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। जायस में 14वां उर्स ए शेख ए तरीकत व सालाना जलसा 25 जनवरी को दरगाह हजरत सैदना शेखुल आलम जायसी रहमतुल्लाह अलैह एवं दारुल उलूम जायस के तत्वाधान में 14वां उर्स ए शेख ए तरीकत और सालाना जलसा आगामी रविवार 25 जनवरी 2026 को बड़े ही अकीदत, रूहानियत और शान और शौकत के साथ आयोजित किया जाएगा। यह जलसा 6 शाबान 1447 हिजरी के अवसर पर दरगाह हाजस शरीफ परिसर में संपन्न होगा। कार्यक्रम की शुरुआत बाद नमाजे फज्र, कुरान ख्वानी, हल्का जिक्र और कुल शरीफ से होगी। प्रातः 9 बजे दारुल उलूम जायस का सालाना जलसा एवं तकरीरें उलमा एक किराम द्वारा पेश की जाएंगी। इसके बाद नमाजे जुहर, लंगर पर चादर पोशी तथा संदल पोशी का विशेष आयोजन किया जाएगा। इस रूहानी जलसे में देश के प्रतिष्ठित उलेमा और मशाइख शिरकत करेंगे, जिनमें नईम ए अशरफ हजरत सैयद अशरफ जिलानी, सजादानशीन हजरत सैयद मोहम्मद अशरफ कलीम जिलानी, हजरत सैयद कसीम अशरफ जिलानी, हजरत सैयद अहमद अशरफ जिलानी सहित अन्य बुजुर्ग हस्तियां शामिल रहेंगी। उलेमाए किराम अपने किताबात के माध्यम से इस्लामी तालीमात, सूफियाना पैगाम, भाईचारे और सामाजिक सौहार्द पर रोशनी डालेंगे। आयोजकों ने क्षेत्र के आवाम, अकीदतमंदों और तमाम जायरीनों से अपील की है कि अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर इस मुकद्दस उर्स व सालाना जलसे में शिरकत कर सवाब ए दारिन हासिल करें। यह आयोजन न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र होगा बल्कि सामाजिक एकता, अमन नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। अपने ही घर को बना दिया चोरी का आशियाना। एक अजीब चोरी हुई जो कि पाली थाना क्षेत्र की है, जिसमें पुलिस द्वारा जल्द ही आरोपी को पकड़कर न्यायालय में पेश किया जा रहा है। दरअसल पूरा मामला उमरिया जिले के बिरसिंहपुर पाली थाना क्षेत्र का है। आरोपी ने अपने ही घर में चोरी कर अपने ही घर को चोरी का आशियाना बना लिया, जिसमें फरियादी रवि गुप्ता के द्वारा पाली थाना में 3 जनवरी को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वो 27 दिसंबर को अपने रिश्तेदारी में गए थे और 1 जनवरी को वापस लौट कर आए तो देखा कि पेटी का ताला टूटा हुआ था और सोने चांदी के जेवर जो थे वह चोरी कर ले गया था। पाली एसडीओपी शिवचरण मोहित ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस अपराध क्रमांक 3/26 अपराध पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लिया था, जिसमें कड़ी मशक्कत के साथ जांच करने पाया गया कि चोर फरियादी का ही छोटा भाई पीयूष गुप्ता पाया गया, जिसको पुलिस गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई कर न्यायालय में पेश करेगी। पाली में रवि गुप्ता जी ने
3 जनवरी को थाना पाली में रिपोर्ट लेकर आई थी। वो 27 दिसंबर को अपने रिश्तेदारी में गए थे और 1 जनवरी को जब वापस आए तो उनके घर के अंदर जो पेटी थी उसका ताला टूटा था और पेटी में जो सोने चांदी के जेवर थे वो कोई अज्ञात चोर चुरा कर ले गया था। पुलिस ने उसमें अपराध क्रमांक 3/26 पंजीबद्ध करके अनुसंधान में लिया था। इससे पुलिस ने काफ़ी मेहनत की और चोर जो उनका छोटा भाई पीयूष गुप्ता है वही निकला है और उसको गिरफ्तार किया गया है, जिसने अपने मेमोरेंडम में उक्त सामान चोरी करना स्वीकार भी किया है। आज पुलिस जो चोरी गया सामान है उसको बरामद करने गई है और बरामद करने के बाद और उससे पूछताछ की जाएगी और कोर्ट में पेश किया जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के पूर्व सैनिक निकालेंगे बाइक रैली। देश भर में तिब्बत की स्वतंत्र पहचान और भारत तिब्बत ऐतिहासिक संबंधों को मजबूत करने के उद्देश्य से एक विशेष बाइक यात्रा निकाली जा रही है। इस अभियान में स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के पूर्व सैनिक शामिल हैं। पूरे देश में तिब्बत के लिए न्याय, भारत का सम्मान और तिब्बती पहचान की रक्षा को लेकर एक विशेष मोटरसाइकिल अभियान चलाया जा रहा है। यह बाइक यात्रा स्पेशल फ्रंटियर फोर्स यानी SFF के पूर्व सैनिकों द्वारा निकाली जा रही है, जो तिब्बती युवा कांग्रेस और तिब्बती स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ रहे हैं। यह यात्रा वर्ष 2025-26 को करुणा वर्ष के रूप में मनाने का संदेश देती है, जो परम पावन 14वें दलाई लामा के 90वें जन्म दिवस के अवसर पर समर्पित है। इस अभियान का उद्देश्य करुणा, अहिंसा और मानवता के मूल्यों को जन जन तक पहुंचाना है। भारत का आभार राइडर्स ने भारत सरकार और भारतीय जनता के प्रति आभार व्यक्त किया है। 1959 में तिब्बत पर चीन के आक्रमण के बाद लाखों तिब्बतियों को भारत ने शरण दी, उन्हें सुरक्षा, शिक्षा, धार्मिक स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक व्यवस्था में जीवन जीने का अवसर दिया। चीन पर आरोप। इस दौरान चीन द्वारा तिब्बती पहचान को समाप्त करने की नीति पर भी चिंता जताई गई। आरोप है कि लाखों तिब्बती बच्चों को जबरन बोर्डिंग स्कूलों में रखा जा रहा है, जहां उनकी भाषा, संस्कृति और धर्म से उन्हें अलग किया जा रहा है। भारत से अपील। राइडर्स ने भारत सरकार और जनता से अपील की है कि तिब्बत की एक ऐतिहासिक स्थिति को मान्यता दी जाए। उनका कहना है कि भारत की सीमा तिब्बत से लगती है, चीन से नहीं, और तिब्बत को एक कब्जे में लिया गया देश माना जाता है। चाहिए ये जो हमारे इसमें लिखा हुआ है 90 और करुणा का वर्ष, ये 90 का मतलब ये है कि हमारे परम पूज्य श्री दलाई लामा जी का चौधरी दलाई लामा जी का उम्र जो है वो 90 वर्ष का हो चुका है और इसलिए जो है हमने ये रिले जो है 90 दिन के लिए रखा है। भारत का 21 स्टेट और 2 यूनियन टेरिटरी के अंदर जो है हम अपने देश के भी विषय में जो है जागरूकता फैलाने के लिए लोगों के बीच में जाकर, तिब्बत एक आज़ाद देश था और तिब्बत के अंदर जो है आजकल जो दुरुस्त चाइना द्वारा तिब्बत में अत्याचार जो हो रहा है उसके विषय में लोगों को बताते हैं कि तिब्बत के अंदर जो है अभी हमारे मठ है जो बुद्ध टेम्पल कहलाया जाता है और वहाँ के छोटे छोटे भिक्षु बच्चे लोग जो है उनको तिब्बतियों से छीनकर चीन भेज रहा है और तिब्बत के संस्कृति को ख़त्म करने के लिए वो चीन ऐसा चाल चला रहा है। गांव कस्बों में माँ बाप के द्वारा बच्चों को जो तिब्बती लिपि सिखाया जाता है उनको, तिब्बतियों को और उनके बच्चों को वहाँ से छीनकर चीन में भेज रहा है और वहाँ पे तिब्बती लिपि सिखाना छोड़कर चीन का जो अक्षर है वो सिखाते हैं। तिब्बत के संस्कृति को मिटाना चाहते हैं। तिब्बत में बहुत ही बड़ा अत्याचार हो रहा है। उसी के लिए जो है हम जो है इस 90 दिन के लिए जो है पूरा भारत का भ्रमण कर रहे हैं और भारत के लोगों को ये भी जागरूकता पैदा कर रहे हैं कि तिब्बत के आज़ादी, भारत के सुरक्षा, इस विषय में कई भारतीयों को पता नहीं है। इसलिए जो है हम उन लोगों को कहता है, जब आप कैलाश मानसरोवर जब तिब्बत आज़ाद थे तब जाते थे दर्शन करने के लिए
और उधर जो है आप लोगों को ना वीज़ा लगते हैं, ना आप लोगों को कोई कठिनाई पैदा होते हैं। सब जो है सभी को मदद करते हैं तिब्बत के लोग। तिब्बत के लोग जो है धार्मिक लोग होते हैं। और आज जो है तिब्बत जो है चीन के हाथ में चले गया, तो आप लोगों को कैलाश मानसरोवर दर्शन करने के लिए जाते वक्त जो है वीज़ा लेना पड़ता है, आप लोगों को कई कठिनाइयाँ झेलना पड़ता है। इसलिए जो है हम ये कहते हैं कि यदि तिब्बत आज़ाद हो जाए तो इन कठिनाइयों को भी आपसे मुक्त हो जाएगा। और आज जो जितने भी सीमा चीन के सीमा कहलाया जाता है, भारत से लगता है, अरुणाचल से लेकर लद्दाख, जम्मू कश्मीर तक और उत्तराखंड से और सिक्किम से, ये सभी जगह से यानी कि तिब्बत का और भारत का सीमा का जुड़ाव है। और चीन के साथ भारत का सीमा का कोई भी यानी कि जगह जो है जुड़ा नहीं है। जब से चीन ने तिब्बत को कब्जा किया तब से आज तक जो है जो भी बातें कहलाया जाता है चीन का सीमा कहलाया जाता है, वो चीन का सीमा नहीं है, वो तिब्बत से जुड़ा हुआ सीमा है। जब तिब्बत को चीन ने कब्जा कर लिया तो अंतर्राष्ट्रीय लोगों को ज़रिए जो है और तिब्बत के सीमा को चीन के सीमा कहलाया जाता है। वो चीन का सीमा नहीं है, वो तिब्बत से भारत का सीमा लगता है। अच्छा, ये मैं नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। घना कोहरा, विजिबिलिटी शून्य, अलाव के सहारे कटे दिन रात। चंदेरी शहर में सुबह 10 बजे तक छाया रहा घना कोहरा। ऐतिहासिक नगरी चंदेरी में पिछले कुछ दिनों से कोहरे का भीषण कहर जारी है। मंगलवार सुबह स्थिति तब और बिगड़ गई जब सुबह 7 बजे के बाद कोहरा छटने के बजाय और घना हो गया, जिससे वाहन चालकों को सड़क पर भारी परेशानी का सामना करना पड़ा और तेज ठंड और शून्य दृश्यता कम रही। ठंड का असर केवल इंसानों पर ही नहीं बल्कि बेसहारा मवेशियों पर भी देखा जा रहा है। भीषण ठंड से बेहाल मवेशी शहर के चौराहे पर जल रहे अलाव के पास खड़े होकर खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले कुछ दिनों तक शीतलहर और घने कोहरे से राहत मिलने की उम्मीद कम है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से प्रमुख स्थानों पर और अधिक अलाव डालने की मांग की है। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। मोतीपुर बाजार में इन दिनों फिर से बाइक चोरों का आतंक बढ़ता जा रहा है। मोतीपुर बाजार क्षेत्र से चोरों के संगठित गिरोह के द्वारा पलक झपकते ही बाइक एवं मोबाइल गायब करना अब आम बात हो रही है। मोतीपुर बाजार की सब्जी मंडी के समीप चोरों द्वारा एक स्प्लेंडर प्लस बाइक चोरी कर लिए जाने का मामला सामने आया है। इस बाबत सिवाईपट्टी थाना क्षेत्र के कोदरिया निवासी सब्जी व्यवसायी मंगल भगत ने अज्ञात चोरों के खिलाफ प्राथमिकी के लिए थाना में लिखित आवेदन दिया है। थाने को दिए गए आवेदन में पीड़ित सब्जी व्यवसायी ने कहा है कि वह घटना के दिन मोतीपुर बाजार में सड़क किनारे बाइक खड़ी कर सब्जी की खरीदारी करने मंडी में चले गए। कुछ ही देर में जब वे सब्जी की खरीदारी कर वापस आए तो बाइक नहीं देखे वे भौचक रह गए। घटना विगत 3 जनवरी की बताई जा रही है। मोतीपुर पुलिस आवेदन के आलोक में मामले की जाँच कर रही है। हुआ कैसे? घर से आए, गाड़ी लगाए गए सब्जी खरीदने, एक टमाटर का ट्रे खरीद के लाए, उस समय गाड़ी था। दोबारा गाजर खरीदने गए, जब तक गाजर खरीद के आ रहे हैं गाड़ी लेके चला। कहाँ पर लगाए थे? लगाए हुए थे मैंने बाजार से उत्तर, विलेज में नहीं था, बाहर। बाजार से उत्तर किस जगह? जगह का नाम बताइए। जगह डॉक्टर साहब के सामने था। नगर परिषद के आसपास? नगर परिषद से पूरब। अच्छा, कितने बजे घटना है? 10:30 बजे। क्या तारीख का? 3 तारीख का। 3 तारीख। कौन गाड़ी था? गाड़ी था स्प्लेंडर। क्या करते हैं आप? सब्जी बेचते हैं। और दूसरा कुछ नहीं, सब्जी बेचते हैं। नाम क्या हुआ आपका? राजमंगल प्रसाद। घर? कोदरिया। थाना सिवाईपट्टी। अभी आप कहाँ हैं? अभी मोतीपुर। मोतीपुर कहाँ पर? थाना पर। थाना को सूचित कर रही है? सूचित तक किया हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं
चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। उन्नाव, सिकंदरपुर, सरोसी, भदेवना में ठंड से राहत, गरीबों को बांटे गए कंबल। विकासखंड सिकंदरपुर सरोसी क्षेत्र की ग्राम पंचायत भदेवना में कड़ाके की ठंड को देखते हुए पूर्व प्रधान किरण वर्मा व कोटेदार की पहल पर गरीब असहाय लोगों को कंबल वितरित किए गए। भीषण ठंड में मिली इस मदद से जरूरतमंदों को बड़ी राहत मिली। कंबल पाकर बुजुर्गों के चेहरे खिलूटे, वहीं ग्रामीणों ने इस मानवीय पहल की सराहना की। कार्यक्रम के दौरान गांव में सैकड़ों लोग मौजूद रहे और सभी ने सहयोग भावना के लिए आभार जताया। इस अवसर पर पूर्व प्रधान किरण वर्मा व होबलाल कोटेदार ने कहा कि ठंड के मौसम में गरीबों की मदद करना हम सभी की सामाजिक जिम्मेदारी है और आगे भी ऐसे सेवा कार्य जारी रहेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। मऊआईवा इलाके में सनसनीखेज तिहरी हत्याकांड का खुलासा। परिवार के 3 लोगों की हत्या के मामले में आरोपी बेटा गिरफ्तार। आरोपी बेटे ने हत्या की बात कबूली। पिता, बहन और भांजी की हत्या की थी। पारिवारिक कलह बताई जा रही है वारदात की वजह। पुलिस शवों की बरामदगी में जुटी, अब तक शव नहीं मिले। घटना से इलाके में दहशत और आक्रोश। पुलिस मामले की गहन जांच में जुटी है। जल्द ही शव बरामदगी और अन्य खुलासों की उम्मीद। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। ट्रिपल मर्डर से दहला संगम नगरी प्रयागराज। कलयुगी की बेटी ने पिता, बहन, भांजी को धारदार हथियार से उतारा मौत के घाट। हत्या के बाद शव को कुएं में फेंक कर हुआ फरार। जमीनी विवाद के चलते आरोपी ने दिया घटना को अंजाम। पुलिस ने हत्यारोपी युवक को किया गिरफ्तार। मऊआईवा थाना क्षेत्र के लोकापुर बिसानी गांव का मामला। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। थराव से शुरू हुआ विवाद, हथियारों तक पहुंचा मामला। अमरोहा में तनावपूर्ण हालात। अमरोहा देहात थाना क्षेत्र के तेलीपुरा माफी गांव में मस्जिद में नई परंपरा शुरू करने को लेकर देवबंदी और बरेलवी पक्षों के बीच हिंसक संघर्ष हो गया। लाठी डंडे, धारदार हथियार और तमंचों से हमला कर पथराव किया गया, जिसमें जुबेर अहमद और उनके परिवार के कई सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने हालात काबू में कर घायलों को अस्पताल भिजवाया। मामलों में 4 सगे भाइयों समेत 10 आरोपियों के खिलाफ हत्या के प्रयास सहित गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई। सुरक्षा के मद्देनजर गाँव में पुलिस तैनात है। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। मतदाता पुनरीक्षण के बाद यूपी में जारी होगी 12.55 करोड़ वोटरों की रफ लिस्ट। उत्तर प्रदेश में चुनाव आयोग मंगलवार को 12.55 करोड़ मतदाताओं की कच्ची मतदाता सूची जारी करेगा। विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण एसआईआर के तहत 2.89 करोड़ नाम सूची से हटाए गए हैं, जिसमें स्थानांतरित, मृत, डुप्लीकेट और अनुपस्थित मतदाता शामिल हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिड़वा ने तैयारियों की समीक्षा कर शुद्ध सूची जारी करने के निर्देश दिए। मंगलवार से 6 फरवरी तक दावे आपत्तियां ली जाएंगी और 27 फरवरी तक उनका निस्तारण होगा। अंतिम मतदाता सूची 6 मार्च को प्रकाशित की जाएगी। 91% मतदाताओं का 2003 की सूची से मिलान पूरा हो चुका है। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की,
यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। महिला पुलिसकर्मी से बदसलूकी करने वाला आरोपी गिरफ्तार, चप्पलों की माला पहनाकर कराई परेड। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में एंटी माइनिंग विरोध प्रदर्शन के दौरान महिला पुलिसकर्मी पर हमला और कपड़े फाड़ने के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी चित्रसेन साहू को गिरफ्तार किया है। आरोपी को सार्वजनिक रूप से जूतों चप्पलों की माला पहनाकर परेड कराई गई और बाद में कोर्ट में पेश किया गया। इस घटना ने अब तक 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। वायरल वीडियो के बाद प्रदेश भर में आक्रोश फैल गया था, जिसके चलते पुलिस पर कार्रवाई का दबाव बना। पुलिस का कहना है कि यह कदम कानून व्यवस्था मजबूत करने और अपराधियों में भय पैदा करने के उद्देश्य से उठाया गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। ठंड ने बढ़ाई परेशानी, हरियाणा में न्यूनतम तापमान 3 डिग्री तक लुढ़का। उत्तरी बर्फीली हवाओं के चलते हरियाणा, एनसीआर और दिल्ली में ठंड ने प्रचंड रूप ले लिया है। शीतलहर और कोल्ड डे की स्थिति से जनजीवन प्रभावित है। नारनौल में न्यूनतम तापमान 3.0 और हिसार में 3.6 डिग्री दर्ज किया गया, जहां पाला जमने के हालात बन गए हैं। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार रात का तापमान सिंगल डिजिट में पहुंच चुका है और कुछ स्थानों पर शून्य के आसपास जाने की आशंका है। दिन का तापमान भी 10-12 डिग्री से नीचे रहने से कोल्ड डे बने रहने की संभावना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। बैतूल बस हादसा, नागपुर 4 लेन पर निजी यात्री बस पलटी, 16 घायल। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सोमवार देर रात बैतूल नागपुर 4 लेन पर निजी यात्री बस पलटने से बड़ा हादसा हो गया। सापना सुहागपुर जोड़ के पास हुई दुर्घटना में 16 यात्री घायल हुए, जिनमें 3 की हालत गंभीर है। बस बैतूल से बिसनूर जा रही थी और तकनीकी खराबी के चलते ढलान पर न्यूट्रल होकर पीछे लुढ़क गई। अनियंत्रित बस सड़क से नीचे उतरकर पलट गई। सूचना पर पुलिस ने राहत बचाव कार्य कर घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया। कुछ देर यातायात बाधित रहा, जिसे बाद में सुचारू कर दिया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। बड़ी खबर आपको बता दें, बुलंदशहर से आ रही है। बुलंदशहर की सदर तहसील में ब्लॉक प्रमुख पति आदेश चौधरी को दबंगों ने जमकर पीटा। सदर तहसील में पंचायत मतदाता सूची पर आपत्ति दाखिल करने पहुंचे थे अगौता ब्लॉक प्रमुख पति आदेश चौधरी। गांव के प्रधान पद के उम्मीदवार 2 पक्षों में चल रही थी कहासुनी। दोनों पक्षों को समझा रहे थे ब्लॉक प्रमुख पति। एक पक्ष के दर्जन भर लोगों ने ब्लॉक प्रमुख पति पर बोल दिया हमला और ब्लॉक प्रमुख पति की जमकर की पिटाई। ब्लॉक प्रमुख पति की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा जमकर वायरल। अधिकारियों के सामने जमकर चले लात घोंसियां। आरोपियों के खिलाफ पीड़ित ब्लॉक प्रमुख ने कोतवाली नगर में दी तहरीर। पुलिस मामले की जांच में जुटी। बुलंदशहर से संपादक केशव वर्मा की रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। मध्य प्रदेश के इंदौर में दूषित पेयजल से हुई मौतों के बाद अब सवाल उठ रहा है कि क्या गाजियाबाद का पानी वाकई पीने लायक है। हवा, पानी और भोजन इंसान की सबसे बुनियादी जरूरतें हैं। जहां गाजियाबाद की हवा पहले से ही बेहद खराब है, वहीं अब पानी की गुणवत्ता पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। गाजियाबाद में कई क्षेत्रों में पानी की सप्लाई में पेयजल दूषित है। यहाँ नगर निगम द्वारा सप्लाई किए जाने वाला पानी स्थानीय लोगों के मुताबिक पीने योग्य नहीं है। नलों से आने वाला पानी बदबूदार बताया जा रहा है, जिसे लोग मजबूरी में सिर्फ नहाने और कपड़े धोने में इस्तेमाल कर रहे हैं। पीने के लिए लोगों को बाहर से बोतल बंद या प्लांट का पानी खरीदना पड़ रहा है, जिससे हर महीने अतिरिक्त आर्थिक बोझ बढ़ गया है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि उन्होंने कई बार नगर निगम और
जनप्रतिनिधियों से शिकायत की। गाजियाबाद प्रशासन भी अलर्ट मोड में है। नगर निगम की ओर से 30 टेक्नीशियन लैब तैयार करने की योजना बनाई जा रही है ताकि घर घर से पानी के सैंपल लेकर जांच की जा सके। पिछले एक साल में करीब 500 पानी के सैंपल फेल पाए गए थे, जिसके बाद अब पेयजल की गुणवत्ता पर सख्त निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से निर्देश दिए हैं कि जल का मुद्दा सीधे स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। गाजियाबाद के कुछ क्षेत्रों में पानी की गुणवत्ता की समस्या सामने आई है। नगर आयुक्त को निर्देश दिए गए हैं कि सभी पार्षद अपने अपने वार्ड में इस तरह की समस्याओं को चिन्हित कर तुरंत समाधान कराएं। हम जीएम जल से भी लगातार संपर्क में हैं। प्रशासन इस मामले को लेकर पूरी तरह गंभीर है। जब हवा जहरीली हो और पानी बदबूदार तो आम आदमी आखिर जिए तो जिए कैसे। इंदौर की घटना एक चेतावनी है। अब देख नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। बदायूं में अधेड़ व्यक्ति की गोली मारकर हत्या। सुबह सड़क किनारे मिला शव। जनपद बदायूं के उसैहत थाना क्षेत्र के मुगर्रा जरासी गांव के तिराहे के पास एक अधेड़ व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। सुबह सड़क किनारे शव मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि अधेड़ व्यक्ति देर रात खेत की रखवाली के लिए घर से निकला था। सुबह ग्रामीणों ने उसका शव सड़क किनारे पड़ा देखा, जिसके पेट में गोली लगी हुई थी। सूचना मिलते ही परिजन और ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। परिजनों ने गांव के ही एक हिस्ट्री शीटर पर हत्या का आरोप लगाया है। परिजनों के अनुसार मछली पकड़ने को लेकर मृतक और आरोपी के बीच पहले विवाद हुआ था। इसी रंजिश में वारदात को अंजाम दिया गया। घटना की जानकारी मिलते ही उसैहत थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना की जानकारी मिलते ही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ब्रजेश कुमार सिंह घटनास्थल पर पहुंचकर निरीक्षण किया। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। स्टूडेंट हब में धूमधाम से मनाया गया वार्षिकोत्सव। रविवार को चंदवतपुर में स्थापित स्टूडेंट हब में धूमधाम से वार्षिकोत्सव मनाया गया, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपना अपना कर्तव्य दिखाए। जैसे आस्था सिंह ने नारी शक्ति के बारे में अवगत कराया कि नारी का मतलब क्या होता है, नारी किस प्रकार अपने मनोबल को बढ़ाकर दूसरों को पराजित कर सके। साक्षी मिश्रा ने राधा कृष्ण पर सुंदर गीत प्रस्तुत किया। रुचि शुक्ला ने इंटरनेट कब और कहां प्रयोग करना चाहिए उसके बारे में अवगत कराया। और आद्या और रुद्र ने दहेज प्रथा के ऊपर एक बहुत सकारात्मक नाट्य प्रस्तुत किया, जिसमें उपस्थित सभी लोग मंत्रमुग्ध हो गए। और कई छात्राओं ने भी कल को प्रस्तुत किया और सभी छात्र छात्राओं को मुख्य अतिथि द्वारा पुरस्कृत किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित कटरा ब्लॉक प्रमुख के सुपुत्र शंकर भगवान शुक्ला और पूर्व मेडिकल कॉलेज के फिजिशियन डॉक्टर राकेश तिवारी, फार्मासिस्ट एसोसिएशन के मंडल उपाध्यक्ष सुधांशु मिश्र, अध्यक्ष रोहित मिश्र और हास्य कला के अवधि की बेताज बादशाह रमेश दुबे, रमेशवा, अनमोल पांडे, टाइगर बबलू शुक्ला, प्रधान पिपरा पदुम अनिल कुमार यादव, प्रधान जहाना राहुल तिवारी, राजेश तिवारी, संस्थान के प्रबंध संजीव शुक्ला एवं उप प्रबंधक राकेश शुक्ला, विपिन पांडे, अंशु पांडे, प्रतिभा सिंह, नैन्सी सिंह, सुरभि शुक्ला, राम बदल, शिवम तिवारी, देवांश तिवारी, प्रियांशी पांडे, सचिन, हनुमान बाग के पुजारी रोहित शुक्ला, डॉक्टर संतोष शुक्ला, दद्दू शुक्ला आदि उपस्थित रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। कड़कती ठंड में भी अनसुनी आवाज। अजयगढ़ में धान खरीदी अव्यवस्था पर किसान सड़क पर, कलेक्टर और मुख्यमंत्री को सौंपा ज्ञापन। पन्ना जिले के अजयगढ़ तहसील में चल रहे धान खरीदी केंद्रों की बदहाल व्यवस्था को लेकर किसानों का आक्रोश अब खुलकर सामने आ गया है। भारतीय किसान यूनियन इकाई अजयगढ़ ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए पन्ना कलेक्टर एवं मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और खरीदी व्यवस्था में तत्काल सुधार की मांग की है। किसान यूनियन का कहना है कि अजयगढ़ तहसील के अधिकांश धान खरीदी केंद्रों पर परिवहन व्यवस्था चरमराई हुई है। बारदाना समय पर उपलब्ध नहीं हो रहा और बुक किए गए स्लॉट के बावजूद तुलाई समय पर नहीं हो रही।
इन अव्यवस्थाओं के चलते किसानों को कड़कती ठंड में भी घंटों केंद्रों पर भटकना पड़ रहा है, जिससे न केवल आर्थिक नुकसान हो रहा बल्कि किसानों की सेहत भी खतरे में पड़ रही है। ज्ञापन के माध्यम से किसान यूनियन ने भाजपा सरकार की घोषणा पत्र में किए गए वादों की याद दिलाते हुए प्रमुख मांगे रखी। धान का समर्थन मूल्य 3100 रुपए प्रति क्विंटल सुनिश्चित किया जाए, रासायनिक उर्वरकों की व्यवस्था में तत्काल सुधार हो, किसानों को बिजली रात के बजाय दिन में उपलब्ध कराई जाए तथा उपार्जन केंद्रों पर बुक किए गए स्लॉट के अनुसार तय समय सीमा में तुलाई सुनिश्चित की जाए। भारतीय किसान यूनियन इकाई अजयगढ़ के ब्लॉक अध्यक्ष कमलेश पटेल बाबाजी के नेतृत्व में सौंपे गए इस ज्ञापन में राम सिंह पटेल, महेश्वरी दिन, अर्जुन सिंह, सचिन पटेल, राजा बेटा, भोला पटेल, रमाकांत पटेल, राम सुरेश पटेल एवं राकेश आरक सहित बड़ी संख्या में किसान और कार्यकर्ता मौजूद रहे। किसानों ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र ही धान खरीदी व्यवस्था में सुधार नहीं किया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। अब सवाल यह है कि क्या प्रशासन समय रहते किसानों की पीड़ा सुनेगा या फिर अजयगढ़ के अन्नदाता यूं ही अव्यवस्थाओं की मार झेल। आप लोगों के द्वारा आश्वस्त कराया गया था आज किसी भी खरीदी के ऊपर दरावर में बाबा नहीं है, धर्मपुर में नहीं है, आज परिवहन नहीं हो रहा है। ये सारे किसान जो है रोज अपने गांव से पेट्रोल डीजल लगा के आते हैं, स्लैब मतलब लीड हो जाता है और इसकी व्यवस्था आज तक उपलब्ध नहीं होता है। इसको तत्काल प्रभाव से तैयार कराया जाए। किसान ऐसी स्थिति में श्रीमान भी आ जाएगा कि आत्महत्या करनी पड़ेगी। 60 रुपये कुंटल कमीशन लेते हैं हर महीने किसानों की समस्या है। सवेरे सवेरे बुला लो तो मटन बीमारी देख करो रहो। 24 तारीख से हम रोज आवत है। 24 तारीख से सर ध्यान रखिए। 8 लाख है आज नहीं सर जी, हमारे जो स्लॉट बुक किया जाता है उसके लिए देखिए स्लॉट किसी का वो नहीं जाएगा, कोई एक व्यक्ति है जो निकल गया हो उसकी तुलाई ना हुई है सर जी, रसीद पर्ची तो कटवाई देते होंगे। नहीं सर, अभी उस दिन जब चक्का जाम लगाया था मैंने सामने उन किसानों को पेश किया, उन्होंने दिखाया कि बताया। ठीक है, अभी तो साहब अपने परिवहन को हम लोग अच्छा करने लगे हैं, परिवहन हो जाएगा तो सब चीज़ें समस्याएं। परिवहन सबसे बड़ी समस्या और वहाँ दूसरी चीज़ें कराई जाए। लास्ट है आज एक हो जाए। जो लास्ट है आज का हमारा तो वो हिसाब से बात कर रहे हैं, इसलिए कोई भी स्लॉट खाली नहीं जाएगा। जो मेला में पक्की दुकान है बनना, पक्की दुकान हमको नहीं चाहिए, हमको चाहिए सीधी मारे वो जी ये किया जा रहा है। जो झूला पिछले और 14 की साल आया था उसकी कलाकृति बात हुआ था। किसान अन्न का दाता है, फिर भी मारा जाता है। किसान अन्न का दाता है, फिर भी मारा जाता है। जब तक दुखी किसान रहेगा धरती पर तूफान रहेगा। जब तक दुखी किसान रहेगा धरती पर तूफान रहेगा। किसान अन्न का दाता है, फिर भी मारा जाता है। किसान अन्न का दाता है, फिर भी मारा जाता है। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। किसान अन्न का दाता है, फिर भी मारा जाता है। अन्न का दाता है, फिर भी मारा जाता है। किसान अन्न का दाता है, फिर भी मारा जाता है। जब तक दुखी किसान रहेगा धरती पर तूफान रहेगा। जब तक दुखी किसान रहेगा धरती पर तूफान रहेगा। जब तक दुखी किसान रहेगा धरती पर तूफान रहेगा। किसान अन्न का दाता है, फिर भी मारा जाता है। किसान अन्न का दाता है, फिर भी मारा जाता है। किसान अन्न का दाता है, फिर भी मारा जाता है। किसान अन्न का दाता है, फिर भी मारा जाता है। जब तक दुखी किसान रहेगा धरती पर तूफान रहेगा। जब तक दुखी किसान रहेगा धरती पर तूफान रहेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है।
खाकी का खौफ या लोकतंत्र पर हमला। जबलपुर में पत्रकार को निपटाने की धमकी, वीडियो वायरल, मचा बवाल। जबलपुर से एक बेहद गंभीर और लोकतंत्र को झकझोर देने वाली खबर सामने आ रही है। समाज के चौथे स्तंभ कहे जाने वाले पत्रकारों की सुरक्षा पर एक बार फिर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा एक वीडियो ने पूरे शहर में सनसनी फैला दी है, जिसमें एक वर्दीधारी पुलिसकर्मी वरिष्ठ पत्रकार को खुलेआम निपटने की धमकी देता और अभद्र भाषा का प्रयोग करता नजर आ रहा है। वीडियो सामने आते ही जबलपुर के पत्रकार संगठनों के साथ साथ सामाजिक संगठनों में जबरदस्त आक्रोश देखने को मिल रहा है। संगठनों का साफ कहना है कि यह घटना सिर्फ एक पत्रकार पर हमला नहीं, बल्कि लोकतंत्र, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और निष्पक्ष पत्रकारिता पर सीधा प्रहार है। पत्रकार संगठनों ने सवाल उठाया कि जिनके कंधों पर कानून व्यवस्था और आम जनता की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, यदि वही खाकी वर्दीधारी पत्रकारों को धमकाने लगे तो आम नागरिक की सुरक्षा का क्या भरोसा रह जाएगा। मामले को लेकर पत्रकार संगठनों ने अन्य सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर जबलपुर पुलिस अधीक्षक से मुलाकात की और संबंधित पुलिसकर्मी के खिलाफ FIR दर्ज करने, तत्काल निलंबन और सख्त विभागीय कार्रवाई की मांग की है। संगठनों ने दो टूक चेतावनी दी है कि यदि पुलिस प्रशासन इस मामले में शीघ्र और कठोर कदम नहीं उठाए तो यह आंदोलन सिर्फ जबलपुर तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे मध्य प्रदेश के पत्रकार संगठन एकजुट होकर व्यापक आंदोलन करेंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की होगी। SP जबलपुर संपत उपाध्याय ने कहा कि निलंबन कर दिया गया है और यह है जबलपुर से बड़ी और बेहद संवेदनशील खबर, जो खाकी की जिम्मेदारी और लोकतंत्र की मर्यादा दोनों पर सवाल खड़े कर रही है। दोबारा कुछ चर्चा है भाई, क्या हुआ, क्या कार्रवाई की? एक वीडियो संज्ञान में आया है, जिसमें एक पुलिसकर्मी गाड़ी में बैठ के एक व्यक्ति के बारे में अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, जो कि एक पुलिसकर्मी के जो सिविल आचरण अपेक्षित है उसके अनुरूप नहीं है। उक्त वीडियो को संज्ञान में लेते हुए कर्मचारी को निलंबित किया गया है। आज एक प्रतिनिधि मंडल भी जो पत्रकार हैं उनकी तरफ से आया था और उन्होंने अपनी मांगें रखी हैं, जिन मांगों का परीक्षण भी किया जा रहा है, उनमें जो भी वैधानिक कार्रवाई बनेगी वो की जाएगी। सर, पत्रकार संगठनों को कहना है कि संबंधित लोगों पे FIR करी जाए, तो इसको लेकर अब क्या कार्रवाई? निश्चय ही उनके ज्ञापन में ये मांग है, उसका वैधानिक परीक्षण किया जा रहा है। विधि अनुसार जो भी इसमें कार्रवाई बनेगी वो सभी कार्रवाइयाँ की जाएगी। सर, इसमें क्या समय सीमा तय की गई? इसमें परीक्षण के लिए बताया गया है और परीक्षण उपरांत इसमें जो भी अग्रिम कार्रवाई बनेगी वो की जाएगी। सर, आपको नहीं लगता कि कुछ ऐसा वर्कशॉप रखना चाहिए कि पुलिस जो है पत्रकार और आम पब्लिक के साथ बिहेवियर अच्छा है? पुलिस एक यूनिफॉर्म सेवा है और विभाग में एक नियत मानक बना हुआ है आचरण व्यवहार का, और जो उसका पालन नहीं करता उसके अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाती है। और अन्य विभागों की तुलना किया जाए तो पुलिस विभाग एक ऐसा है जिसमें सबसे अधिक कर्मचारी सस्पेंड होते हैं, सबसे अधिक कर्मचारी नौकरी से निकाले जाते हैं, सबसे अधिक कर्मचारी हैं जिनको सजाएं दी जाती हैं। वो इसीलिए ताकि वो एक जो नियत आचरण है वो कर सकें। तो अगर कहीं कोई इसे डेविएशन आता है तो उस पर कार्रवाई की जाती है। सर, चूँकि पत्रकार चौथा स्तंभ है और परीक्षा देने के बाद भी उनसे भद्रता की जाती है, सूक्ष्म का अनुभव ब्रह्म सत्य नहीं होता। पत्रकार की संख्या भी ज़्यादा है, पुलिसकर्मियों की भी संख्या ज़्यादा है, किसी एक दो इंसिडेंट को जनरलाइज नहीं किया जा सकता। जबलपुर पुलिस भी बड़ा परिवार है, 3000 कर्मचारी हैं जो अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग स्थानों पे ड्यूटी करते हैं। जैसा मैंने बताया, अगर कहीं कोई अनुशासनहीनता पाई जाती तो उस पर कार्रवाई की जाती है। आने वाले समय में कुछ ऐसी बैठक रखेंगे आप ताकि पत्रकार और आपके बीच में अच्छा सामंजस्य बन सके? समय समय पे अपने सेमिनार इत्यादि होते रहते हैं। इसके अलावा जो बैठकें होती हैं उनमें भी इन विषयों पे सभी को सेंसिटाइज किया जाता है। पुलिस विभाग में डेली गणना का एक नियम बना हुआ है जिसमें वरिष्ठ अधिकारी गणना लेते हैं। उसके दौरान भी इन बातों को इंगित किया गया है और आगे भी इस पर प्रयास किया जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। अधूरी पुलिया या सिस्टम की नाकामी, ग्राम उमरी में उबाल, जनप्रतिनिधि अनशन पर प्रशासन कटघरे में। रायपुर करचुलियान तहसील से बड़ी खबर, विकास की बातों और जमीनी हकीकत के बीच की खाई एक बार फिर उजागर हुई है। रीवा जिले की तहसील रायपुर करचुलियान अंतर्गत ग्राम उमरी में वर्षों से अधूरी पड़ी पुलिया अब सिर्फ एक निर्माण कार्य नहीं, बल्कि प्रशासनिक लापरवाही और सिस्टम की संवेदनहीनता का प्रतीक बन चुकी है। हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि जिला पंचायत सदस्य लालमणि त्रिपाठी एवं जिला पंचायत सदस्य वार्ड क्रमांक 13 ब्रजेश कोरी को ग्रामीणों के साथ अनिश्चितकालीन धरना और अनशन शुरू करना पड़ा। जब जनता के चुने हुए प्रतिनिधि ही सड़क पर बैठने को मजबूर हो तो सवाल उठना लाजमी है, आखिर शासन प्रशासन पर क्या कर रहा है।
सबसे बड़ा सवाल यही है, यह पुलिया किस योजना के तहत स्वीकृत हुई? निर्माण कार्य अधूरा क्यों छोड़ा गया? क्या बजट की कमी है या फिर भ्रष्टाचार की परतें छिपी हैं? अगर राशि जारी हुई तो काम पूरा क्यों नहीं हुआ, और अगर नहीं हुई है तो आधा निर्माण कार्य कर ग्रामीणों की जान जोखिम में क्यों डाली गई? ग्रामीणों की पीड़ा हर बारिश में और गहरी होती जाती है। बरसात के मौसम में नाला उफान पर आते ही गांव का संपर्क पूरी तरह कट जाता है। स्कूली बच्चे, बीमार मरीज, गर्भवती महिलाएं और किसान सभी जान जोखिम में डालकर आवागमन करने को मजबूर हैं। सवाल यह है, क्या प्रशासन किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है? क्या किसी जान की कीमत पर ही सिस्टम जागेगा? धरना दे रहे जनप्रतिनिधियों ने 2 टूक चेतावनी दी है। जब तक अधूरी पुलिया का निर्माण कार्य पुनः शुरू नहीं होता, आंदोलन जारी रहेगा। यह लड़ाई सिर्फ एक पुलिया की नहीं है, यह लड़ाई है ग्रामीणों के अधिकार, प्रशासनिक जवाबदेही और विकास के खोखले दावों की सच्चाई की। अब निगाहें शासन प्रशासन पर टिकी है। क्या समय रहते फैसला होगा या फिर ग्राम उमरी की या अधूरी पुलिया यूं ही सिस्टम की नाकामी की गवाही देती रहेगी? बिटिया का नाम है कहाँ गए थे? कहाँ से? ये पुलिया तो अधूरी है। हाँ, तो नीचे से जाते हैं, रास्ता बहुत खराब है, भी जाना तो पड़ता है हमें। तो वहाँ पानी कितना भरा हुआ है नीचे से? घुटने तक है? तो ये सूट उतार के जाते हैं जब पानी ज़्यादा रहता है, जब कम रहता है तो फिर किसी तरह जाते हैं। प्रशासन से क्या चाहती है? यही चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इसको बनाया जाए। बहुत परेशानी होती है, स्कूल टाइम में भी यही परेशानी झेलनी पड़ती थी, अभी भी यही झेलना पड़ता है। तो इसके वजह से आप लेट भी हो जाती हो वहाँ क्या स्कूल में? बिल्कुल हो जाते हैं, 10 से 15 मिनट तो इधर ही लग जाता है। जब बारिश हो जाती है तो बहुत टाइम लग जाता है इधर से निकलने में। फिर कहाँ से जाना होता है और छाता है कहाँ से जाती है? फिर नहीं जाते हैं, जब प्रॉब्लम हो जाती है तो बारिश के टाइम पे बंद हो जाता है, स्कूल, कॉलेज, ट्यूशन सब बंद हो जाता है। क्या नाम है आपका? सोनम मुखार्जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। इतिहास के गर्भ में छुपा रहस्य, ग्राम गोरगी की पत्थरों में उकेरी सभ्यता, किले बावड़ी और डोगरीनाथ स्वामी का चमत्कारी धाम। रीवा जिले एक छोटे से गांव में आज भी इतिहास सांस ले रहा है। गुड़ विधानसभा क्षेत्र से विशेष रिपोर्ट। शहर से महज 18 किलोमीटर दूर गुड़ विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत गोरगी, जहां कदम रखते ही ऐसा प्रतीत होता है मानो समय थम गया हो। यह क्षेत्र पुरातन धरोहरों, अद्भुत स्थापत्य कला और मनमोहक प्राकृतिक दृश्य से सुसज्जित है। यहाँ पत्थरों में उकेरी गई प्राचीन कलाकृतियां, दुर्गनुमा चबूतरे, प्राचीन पावड़ी और एक ऐतिहासिक किले के अवशेष आज भी उस गौरवशाली अतीत की कहानी कहते हैं जो कभी इस भूमि ने जिया था। इसी ऐतिहासिक भूखंड पर स्थित उत्तर मुखी हनुमान जी का प्राचीन मंदिर, जिसे डोगरीनाथ स्वामी के नाम से जाना जाता है। मंदिर में हनुमान जी बाल स्वरूप में विराजमान है। यह स्थान न केवल आस्था का केंद्र है बल्कि आध्यात्मिक चेतना और संस्कारों का संगम भी है। ग्रामीणों के अनुसार इस मंदिर का निर्माण 9वीं शताब्दी में करचूली वंश के शासक महाराजा करण डहरिया के शासनकाल में हुआ था। कहा जाता है कि उनके समय में यह क्षेत्र सुख, समृद्धि, व्यापार और विकास का प्रमुख केंद्र था। आज भी यहाँ मौजूद किले का टीला, खंडित मूर्तियां और पत्थरों पर की गई बारीक नक्काशी उस समृद्ध सभ्यता की साक्षी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि मंदिर के नीचे एक प्राचीन बावड़ी स्थित है और उस बावड़ी से एक रहस्यमयी सुरंग निकलती है जो सीधे ढूढ़ेश्वर नाथ मंदिर के कुंड से जुड़ती है। क्षेत्र में बिखरी अनेक मूर्तियां दर्शाती हैं कि यहाँ के निवासी प्राचीन काल से ही संस्कृति, कला और धर्म के गहराई से जुड़े हुए थे। यह संपूर्ण क्षेत्र आज एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक धरोहर के रूप में जाना जाता है। यहाँ पुरातत्व सर्वेक्षण से जुड़े अवशेष प्राप्त हुए हैं और पुरातत्व विभाग का बोर्ड भी स्थापित है जो इसके ऐतिहासिक महत्व को प्रमाणित करता है। इतना ही नहीं, स्थानीय जानकारों के अनुसार इस क्षेत्र में अनेकों दुर्लभ औषधि वनस्पतियां भी पाई जाती हैं। कुछ औषधि विशेषज्ञों का दावा है कि यहाँ मौजूद औषधियां गुणों से कई गंभीर बीमारियों का उपचार संभव है। तो आइए हम आपको लेकर चलते हैं संरक्षित पुरातन धरोहर के पास, जहां पत्थर इतिहास बोलते हैं, जहां आस्था और रहस्य साथ साथ चलते हैं और जानते हैं स्थानीय लोगों से। आप अपना परिचय दीजिए। हम तो यहीं के हैं। आपका नाम क्या है? निवासी, मेरा नाम है पंडित धीरेन्द्र चतुर्वेदी जी। आप इस क्षेत्र के बारे में क्या जानकारियां हैं आपके पास, क्या बताना चाहते हैं आप? ये क्षेत्र जो है तो पुरातत्व के अंडर में आता है और यहाँ जो है तो राजा करण डहरिया करीब ये 10वीं सदी का है ना। उस समय का इतिहास बताता है, मोहनजोदड़ो इत्यादि का जो सब था ये उसी समय का है। और यहाँ जो है तो बड़ी कीमती मूर्तियाँ,
हर औषधियाँ, हर धातु यहाँ प्राप्त है। लगभग जैसे कि हम देख पा रहे हैं चारों तरफ मूर्तियां पड़ी हुई हैं, लेकिन खंडित अवस्था में है। और इस क्षेत्र में ऐसा लोगों की मान्यता है कि यहाँ बहुत सारी औषधियां भी मिलती हैं। इसमें कितनी सत्यता है? इसमें तो 100% की सत्यता है। और औषधियाँ के साथ साथ यहाँ बहुत मूर्तियाँ भी हैं और अनेक तरह की यहाँ जड़ी दबी हुई हैं, बहुत सारी औषधियाँ जिनके बारे में ग्रामीणों को पता ही नहीं है कि क्या क्या यहाँ तो यहाँ का लाभ लेता है। क्या क्या यहाँ मिल सकता है, क्या क्या यहाँ मिल रहा है, इसकी जानकारियाँ ग्रामीणों को है ही नहीं। आप ये कहना चाहते हैं? तो आप लोग देख सकते हैं कहीं ना कहीं ये ग्रामीणों की एक आवाज़ है जो कि ये क्षेत्र में बता रही है कि इसमें संज्ञान लेना चाहिए और इन जड़ी बूटियों को ग्रामीणों के हित में उपयोग करना चाहिए। और ये पूरा क्षेत्र आप देख रहे हैं, पूरा क्षेत्र एक अपने आप में पुरातात्विक धरोहर है। और यहाँ सामने हनुमान जी का मंदिर भी है, डोगरी महाराज के नाम से जाने जाते हैं। आप अपना परिचय दीजिए। प्रेमलाल चौरसिया। आप कहाँ के निवासी हैं? हम ग्राम महासाव के हैं और यहाँ 5-2 किलोमीटर। इस क्षेत्र को लेकर आपकी क्या विचारधाराएं हैं, क्या जानकारी आप देना चाहते हैं इस क्षेत्र के संबंध में? इस क्षेत्र के विचार में हम बहुत कुछ देना चाहते हैं। ये कि बहुत पुराना प्राचीन औषधियाँ हैं। अच्छा, इस क्षेत्र में औषधियाँ पाई जाती हैं? हाँ, ये औषधियाँ हैं। ये औषधि किस काम में आती है? ये औषधि आपका जो पत्ता है, तना है, जड़ है, इन सब को आप खांसी के, जो खांसी आती है, बहुत ज़्यादा खांसी आती है, उसके लिए रामबाण का प्रयोग माने इसका है। अच्छा। और ये किया हुआ है। लगभग लोगों ने इसका उपयोग किया है और उन लोगों को आराम मिला, ये आप ये कहना चाहते हैं? हाँ हाँ, बहुत बहुत। और इस क्षेत्र के बारे में मूर्तियों को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? मूर्तियों के बारे में ये देखिए, इतनी बढ़िया, बहुत पुरानी, इतनी बढ़िया नक्काशी की मूर्तियाँ हैं। ये पत्थर जो है एक कीमती है, जो जहाँ यहाँ इतने पुरातत्व विभाग में आता है। इसका पूरा इतना बढ़िया से बढ़िया माने विकास माने वहाँ पत्थर रखे हैं किले पे। और यहाँ रीवा में जो भी, जहाँ विदेश में भी बताया जाता है, ये पत्थर यहाँ कहते हैं कि करण रहरिया का राजा का राज था, तो यहाँ बहुत, यहाँ उनके पास बहुत संपत्ति है। और ये जो सोना, ये पत्थर नहीं, ये काला सोना दिख रहा है, ये पूरा सोना है। लेकिन इसको प्रशासन, ये शासन कोई इसका ध्यान नहीं देता है, संरक्षित नहीं कर पा रहा है, नहीं करता है। और ये मूर्तियाँ और अब बहुत पुराना है। हम लोग 5वीं 6वीं में पढ़े थे, इतिहासों में पढ़े थे कि गुर्गी ग्राम है। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी पीने से 17 मौत होने के बाद पूरे प्रदेश में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। जगह जगह कैलाश विजयवर्गीय के पुतले जलाए जा रहे हैं। दरअसल इंदौर के भागीरथपुरा में 16 लोगों के साथ एक 6 माह की बच्ची की भी दूषित पानी पीने से मौत हो गई, जिसको लेकर खंडवा नाका चौराहे पर मध्य प्रदेश यूथ कांग्रेस के सन्नी गवई ने मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का पुतला जलाया और साथ में मांग की है कि मंत्री पद से इस्तीफा दें। इसी के साथ महापौर पुष्यमित्र भार्गव से भी इस्तीफे की मांग की है। सन्नी गवई ने मंत्री कैलाश विजयवर्गीय पर आरोप लगाया है मीडिया से बात करने का सलीका भी नहीं है। 17 मौत होने के बाद भी बोल रहे हैं घंटा क्या हो गया है। घंटा शब्द पर पूरे प्रदेश में जगह जगह मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के पुतले फूके जा रहे हैं। क्या मांगे? देखिए, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी, जिसको इंदौर ने हर समय सर पे माथे पे बिठा के अपना मत दिया, 9 की 9 विधायक भारतीय जनता पार्टी को दिए, सांसद भारतीय जनता पार्टी को दिया और महापौर भी भारतीय जनता पार्टी को दिया, मगर बदले में इंदौर की जनता को क्या मिलता है? जल में जहर। इस कारण आज हमने आदरणीय मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी, जो इतनी बड़ी घटना के बाद अपनी आवाम को क्या संदेश देते हैं कि क्या हुआ, फालतू के सवाल, जब पत्रकार महोदय उनसे सवाल पूछने जाते तो कहते हैं कि फालतू के सवाल मत पूछो, और घंटा क्या हुआ इंदौर में, इतनी मौतें, 6-6 माह के बच्चों ने दम तोड़ दिया। कैलाश जी, आपको इसका जवाब
देना पड़ेगा। हाँ, पूरी कांग्रेस पार्टी और इंदौर का प्रत्येक व्यक्ति और जिनके घर में मौतें हुई हैं वो परिवार सब मांग करते हैं कि आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी और महापौर जी इन सबको इस्तीफा देना चाहिए नैतिकता के आधार पर। पुतला किसका जलाया आपने? कैलाश विजयवर्गीय जी का। आपका नाम? सन्नी गवाई, सचिव मध्य प्रदेश यूथ कांग्रेस। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। धार जिले के सादलपुर थाना क्षेत्र से पुलिस को एक बड़ी और अहम कामयाबी मिली है। अवैध शराब के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में सादलपुर पुलिस ने लाखों रुपए की शराब के साथ 2 बड़े वाहनों को धर दबोचा है। पुलिस महानिरीक्षक इंदौर ग्रामीण अनुराग और पुलिस उप महानिरीक्षक मनोज कुमार सिंह के निर्देश पर पुलिस अधीक्षक धार मयंक अवस्थी और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पारुल बेलापुरकर के मार्गदर्शन में एसडीओपी बदनावर अरविंद सिंह तोमर की निगरानी में यह कार्रवाई की गई। दिनांक 5 जनवरी 2026 को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर इंदौर अहमदाबाद रोड पर कलसाड़ा फाटा स्थित एक होटल के पास चेकिंग के दौरान 2 आयसर वाहन पकड़े गए। जांच में दोनों वाहनों से कुल 1525 पेटी अवैध शराब बरामद की गई, जिसकी मात्रा करीब 13,176 पर लीटर बताई जा रही है। जब्त शराब की कीमत लगभग 1 करोड़ 66 लाख रुपए है, जबकि दोनों वाहनों की कीमत करीब 22 लाख रुपए आंकी गई। कुल मिलाकर पुलिस ने करीब 1 करोड़ 88 लाख रुपए का मशरूका जब्त किया। इस मामले में दोनों वाहन चालकों को मौके पर गिरफ्तार कर आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच जारी है। इस बड़ी कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक सविता चौधरी सहित पुलिस टीम के कई अधिकारियों और जवानों की सराहनीय भूमिका रही। अवैध शराब पर सादलपुर पुलिस की यह कार्रवाई यह साफ संदेश दे दी है कि कानून तोड़ने वालों के लिए अब कोई जगह नहीं है। करंट एक्सपोज न्यूज, जहां अपराध पर सीधी चोट की जाती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। बंगाली समाज के आरक्षण अधिकारी और पहचान की मांग को लेकर देश भर में चल रही मुहिम आरक्षण हमारा अधिकार अब छत्तीसगढ़ और उड़ीसा क्षेत्र में भी एक बड़ी सामाजिक आंदोलन के रूप में उभर रही है। इस अभियान का नेतृत्व बंगाली युवा नेता सुब्रत विश्वास कर रहे हैं। हाल ही में बलरामपुर में 63 गांव पंचायतों में आयोजित जनसभा में समाज के प्रमुख व्यक्तियों और युवाओं ने एकजुट होकर सुब्रत विश्वास के नेतृत्व का पूर्ण समर्थन किया। उन्होंने कहा कि बांग्ला भाषा हमारी पहचान है और इसकी रक्षा ही हमारा अस्तित्व की रक्षा है। उन्होंने ये भी कहा कि देश के कई राज्यों में बंगाली समाज के लोगों को सिर्फ बांग्ला बोलने पर बांग्लादेशी कहकर अपमानित किया जाता है, जो राष्ट्रीय एकता और सामाजिक सौहार्द के खिलाफ है। कुछ भड़काऊ बयानों के कारण समाज में व्यापारिक और ग्रामीण क्षेत्रों में तनाव बढ़ा है, जिसकी समाज ने कड़े शब्दों में निंदा की है। आज के बंग समुदाय के मीटिंग में क्या चर्चा हुई? आज बंग समुदाय का एक क्षेत्रीय बैठक रखा गया था। इसमें हमारे भाई सुब्रत विश्वास जी आए हुए थे। यहाँ पर जो चर्चाएं थी वो विभिन्न सामाजिक मुद्दों को लेकर था। यहाँ पर हम सभी हमारे समाज के जो लोग हैं कैसे रह सकें और आपसी भाईचारा के साथ, अभी सामने मकर संक्रांति का त्यौहार भी है, उस त्यौहार में भी बड़े संख्या में श्रद्धालु पखांजूर पहुँचते हैं, तो वहाँ पर उस त्यौहार को हर्षोल्लास के साथ कैसे मनाएं। साथ ही यहाँ सभी संप्रदाय समाज के लोगों के साथ व अन्य समाज के साथ में एक सद्भावना पूर्वक यहाँ वातावरण कैसे बने, इस संबंध में चर्चाएं हुई है। समाज की तरफ से आगे की रणनीति क्या होगी? समाज की तरफ से आगे की रणनीति यही है कि समाज में सौहार्द बना रहे और समाज में अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो समाज के नियम को उल्लंघन करके किसी अन्य समाज को ठेस पहुंचाने जैसे कृत्य करता है, तो उसके लिए समाज कठोर रूप से उन्हें दंडित करने का काम करेगी। आए दिन जो हम एक वायरल वीडियो देख रहे हैं मनीष कुंजाम जी का, उस वीडियो के संबंध में आप क्या बोलना चाहेंगे? मनीष कुंजाम जी का जो बयान है वो दुर्भाग्यजनक है और वो उनका निजी और व्यक्तिगत विचार हो सकता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे अन्य समाज के लोग हैं उनके द्वारा उन बयानों का खंडन किया गया है और मैं मानता हूं कि ये जो बयान है उनका निजी बयान है। इसमें हमारे जो अन्य समाज है उनमें उनका कोई लेना देना नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं
चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। इंदौर में चाइनीज मांझा पर सख्त प्रहार। जून इंदौर व द्वारिकापुरी पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 2 आरोपी गिरफ्तार। इंदौर से बड़ी खबर सामने आई है। इंदौर पुलिस कमिश्नरेट ने जानलेवा चाइनीज मांझे के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए लगातार प्रभावी कार्रवाई जारी रखी है। पुलिस आयुक्त संतोष कुमार सिंह के निर्देश पे पूरे शहर में निगरानी और चेकिंग तेज कर दी गई है। इसी क्रम में थाना जूनी इंदौर पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान एक कार से भारी मात्रा में प्रतिबंधित चाइनीज मांझा बरामद किया है। आरोपी के कब्जे से 8 बोरे चाइनीज मांझा, जिसकी कीमत करीब 33,680 रुपए बताई जा रही है, जब्त की गई है। वहीं दूसरी ओर थाना द्वारकापुरी पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर चाइनीज मांझा बेचने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 5 चरखे जब्त किए गए हैं और भविष्य में अवैध बिक्री रोकने के लिए उसकी दुकान को भी सील कर दिया गया है। पुलिस दोनों मामलों में वैधानिक कार्रवाई के साथ साथ चाइनीज मांझे की खरीदी बिक्री के स्रोतों की भी जांच कर रही है। इंदौर पुलिस ने साफ संदेश दिया है कि जीवन चुने मांझा नहीं, पतंगबाजी के लिए केवल पारंपरिक सूती मांझे का ही उपयोग करें। यदि कहीं अवैध चाइनीज मांझा बिकता दिखे तो तुरंत पुलिस को सूचना दें, क्योंकि आपकी एक सूचना किसी की जान बचा सकती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। मिर्जापुर में देहात कोतवाली क्षेत्र के समोगरा में सोमवार की सुबह चालक को नींद आने से कार खंभे से टकरा गई। हादसे में 20 वर्षीय वरद की मौत हो गई, जबकि 4 अन्य गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सभी घायल मध्य प्रदेश के रहने वाले बताए जा रहे हैं। बताया गया है कि काशी से दर्शन कर श्रद्धालु मध्य प्रदेश के लिए लौट रहे थे। सुबह तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खंभे से जा टकराई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मौके पर ही कार चला रहे युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान वरद सिंह, इंदौर मध्य प्रदेश के रूप में हुई है। हादसे में सौरभ, वेदांत, अमित निवासी उज्जैन, शहडोल और अभिषेक गंभीर रूप से घायल हो गए। उनका इलाज जारी है। घायलों में वेदांत की हालत गंभीर बताई जा रही है, जो उज्जैन के एक प्रसिद्ध मंदिर के पुजारी पुत्र वेदांत जोशी की हालत गंभीर बनी है। सभी युवक 27 दिसंबर को इंदौर से अयोध्या दर्शन के लिए निकले थे। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। हादसे की जानकारी मृतक और घायलों के परिजनों को दे दी गई है। पुलिस का कहना है कि प्रथम दृष्टया हादसे का कारण नींद आना बताया गया है। कानूनी कार्यवाही करते हुए ये थाना क्षेत्र कोतवाली देहात अंतर्गत समोगरा बाईपास की घटना है। आज दिनांक 5/1/2026 को रात 7:30 बजे मध्य प्रदेश के कुछ दर्शनार्थी जो बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर वापस लौट रहे थे, मध्य प्रदेश जा रहे थे। चालक को अचानक नींद की झपकी आने के कारण उसमें 5 व्यक्ति सवार थे। बलेनो गाड़ी थी, जिसमें खंबे से टकरा जाने के कारण मौके पर एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। 4 लोगों के चोट आई है, जिन्हें उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया। मृतक का पोस्टमार्टम कराकर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। घर वालों को सूचना दे दिया जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। एम्स रायपुर की अव्यवस्थाओं पर लोक जनशक्ति पार्टी का बड़ा प्रहार। गेट नंबर 5 पर उग्र धरना, प्रबंधन को झुकना पड़ा। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में स्थित एम्स हॉस्पिटल एक बार फिर गंभीर अव्यवस्थाओं और कथित अनियमितताओं को लेकर विवादों में घिर गया है। मरीजों को समुचित इलाज और बेहतर व्यवस्थाएं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास छत्तीसगढ़ ने जोरदार प्रदर्शन कर मोर्चा खोल दिया। प्रदेश अध्यक्ष शरद पांडे के नेतृत्व में लोक जनशक्ति पार्टी ने 7 सूत्री मांगों को लेकर 5 जनवरी 2025 को एम्स हॉस्पिटल के प्रशासनिक गेट नंबर 5 पर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। इस आंदोलन में छत्तीसगढ़ के लगभग सभी जिलों से पार्टी के जिला अध्यक्ष एवं सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए और एम्स प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। धरने के चलते पूरे दिन गेट नंबर 5 पर आवागमन पूरी तरह से ठप रहा। हालात को देखते हुए एम्स प्रबंधन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। सभी गेट बंद कर दिए गए, अंदर बैरिकेडिंग की गई और सुरक्षा कर्मियों की तैनाती बढ़ा दी गई।
वहीं आमानाका पुलिस भी पूरे दिन भारी बल के साथ मौके पर तैनात रही। शुरुआत में एम्स प्रबंधन ने ज्ञापन लेने से इंकार किया, लेकिन जैसे जैसे कार्यकर्ताओं की संख्या बढ़ती गई, प्रबंधन को नरम रुख अपनाना पड़ा। अंततः लोक जनशक्ति पार्टी की 4 सदस्यीय टीम को प्रशासनिक भवन बुलाया गया, जहां एम्स के उपनिदेशक प्रशासन लेफ्टिनेंट कर्नल चौहान को लिखित ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास कोरबा के जिलाध्यक्ष राजकुमार दुबे भी अपने दलबल के साथ एम्स घेराव में शामिल हुए। उन्होंने अपना आरोप लगाया कि एम्स हॉस्पिटल में अव्यवस्था चरम पर है। मरीजों से बदसलूकी, एक्सपायरी दवाओं का उपयोग, सीरियस मरीजों को समय पर सेवा न मिलना, जांच और दवाओं के बाहर के लिए भेजना, रेफर के नाम पर लापरवाही और पार्किंग के नाम पर अवैध वसूली जैसी शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं। राजकुमार दुबे ने कहा कि इन सभी समस्याओं को लेकर पहले भी एम्स प्रबंधन को पत्र सौंपा गया था, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इससे साफ जाहिर होता है कि एम्स प्रबंधन अपनी मनमानी पर अड़ा और मरीजों के साथ अमानवीय व्यवहार कर रहा है, जिससे केंद्र और राज्य सरकार की छवि भी धूमिल हो रही है। प्रदेश अध्यक्ष शरद पांडे ने कहा कि आज पार्टी के जुझारू कार्यकर्ताओं की एकजुटता के कारण एम्स प्रबंधन को झुकना पड़ा। ज्ञापन में दर्ज मांगों को पूरा करने के लिए प्रबंधन को 2 माह का समय दिया गया। यदि इस अवधि में समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास छत्तीसगढ़ अनिश्चितकालीन उग्र आंदोलन के लिए बात होगी। उन्होंने सभी प्रदेश पदाधिकारियों, जिलाध्यक्षों और कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा, कार्यकर्ता ही पार्टी की नींव होते हैं और इन्हीं बल पर हम छत्तीसगढ़ वासियों की आवाज को पूरी निडरता से उठाते रहेंगे। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने साफ किया कि प्रदेश की जनता, मरीजों और पीड़ितों के हित की यह लड़ाई आगे भी पूरी मजबूती से जारी रहेगी। समय के अवधि तक तो हमारे मरीज कहाँ जाएंगे पता ही नहीं है, ऊपर चले जाएंगे स्वर्ग सिधाल। ऐसे ही बहुत सारे मुद्दाएं हैं, उन सब मुद्दाओं को लेकर आज हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, विरोध दर्ज किए। आज चूँकि संस्थान के प्रमुख के द्वारा एक वो जाएगा और उनसे अपने विचार को, अपने जो मांग है उनको रखेंगे। अगर इसमें किसी प्रकार की हल नहीं किया जाता है तो आगे हम लोग एक नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। जबलपुर जिले के पनागर में हुई सनसनीखेज सराफा लूट की वारदात को पुलिस ने बड़ा खुलासा कर दिया। पुलिस और क्राइम ब्रांच की संयुक्त कार्रवाई में अंतर्राज्यीय लुटेरा गिरोह के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि एक आरोपी उत्तर प्रदेश की जेल में बंद है और 3 आरोपी अभी भी फरार हैं। यह मामला 16 दिसंबर की रात का है, जब पनागर स्थित भूरा ज्वेलर्स के संचालक सुनील सोनी और उनके बेटे के साथ अंधी लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था। लुटेरों ने लाखों रुपए के जेवर और नकदी लूट ली थी। इतना ही नहीं, वारदात के दौरान सुनील सोनी को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल भी कर दिया गया था। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया था। लगातार जांच और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस को पता चला कि इस वारदात को उत्तर प्रदेश के अपराधियों ने अंजाम दिया। इसके बाद पनागर थाना प्रभारी विपिन तारमकार अपनी टीम के साथ उत्तर प्रदेश पहुंचे, जहां जांच में सामने आया कि मुख्य आरोपी दीपक त्रिपाठी ने अपने 5 साथियों के साथ मिलकर इस पूरी साजिश को रचा था। पुलिस ने दीपक त्रिपाठी और गोविंद पांडे को गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक अन्य आरोपी वीरेंद्र यादव ने उत्तर प्रदेश में किसी अन्य मामले में सरेंडर कर दिया। वहीं सत्येंद्र तिवारी, रवि पासे और रंजीत यादव अभी फरार हैं, जिनकी तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार आरोपी वीरेंद्र यादव ने करीब 2 महीने तक जबलपुर में रहकर रेकी की थी। 15 दिसंबर को वारदात की कोशिश की गई, लेकिन डायरेक्ट 12 की टीम मौके पर पहुंच गई, जिससे आरोपी अपने मंसूबों में सफल नहीं हो सके। इसके बाद आरोपियों ने बेड़ाघाट की एक धर्मशाला में रात गुजारी और फिर 16 दिसंबर को लूट की वारदात को अंजाम दिया। गिरफ्तार आरोपी के पास से पुलिस ने लगभग 150 ग्राम सोना, 3.5 किलो चांदी और 1 लाख रुपए नकद बरामद की। आरोपियों पर उत्तर प्रदेश में भी कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। इस पूरी कार्रवाई में क्राइम ब्रांच और पनागर थाना पुलिस की अहम भूमिका रही। थाना प्रभारी विपिन तारमकार, सहायक उप निरीक्षक वीरेंद्र प्रताप सिंह, सहायक उप निरीक्षक राम सनेही पटेल, प्रधान आरक्षक अमित श्रीवास्तव और आरक्षक राहुल अहिरवार की टीम ने सराहनीय कार्य किया। फिलहाल पुलिस का दावा है कि फरार आरोपियों को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा और इस अंतर्राज्यीय गिरोह का पूरी तरह पर्दाफाश किया जाएगा। देखिए, जैसा आप सभी को जानकारी है कि 16 दिसंबर को शाम को लगभग 7:15 बजे पनागर कस्बे में भूरा ज्वेलर्स के जो मालिक हैं सुनील सोनी, वो दुकान बंद करके अपने पुत्र कान्हा सोनी के साथ
अपने स्कूटर पर बैठ के और 4 बैग थे, 2 स्कूटर के आगे रखे थे, 2 उनका पीछे जो पुत्र बैठा था वो अपने पास रखा था, वो लेकर दुकान बंद करके अपने घर जा रहे थे। घर उनका रोड पार करके गली में ही घर है। जब तक वो घर पहुंचते उससे पहले ही 3 मोटरसाइकिल पर सवार 6 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उन पर हमला करके, फायर करके, उनके बेटे को सिर में चोट पहुंचा के, और जो 4 झोले थे जिसमें सोने चांदी के जेवर थे, कुछ कैश था, उसमें से 3 झोले ले जाने में वो अज्ञात बदमाश कामयाब हुए थे। घटना गंभीर थी। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एक एसआईटी का गठन किया गया। एसआईटी ने अपना काम प्रारंभ किया। सीसीटीवी फुटेजेस से लेकर जो भी जानकारियां बदमाशों के बारे में जुटा सकते थे जुटाई जा रही थी। इसी बीच एडिशनल एसपी पल्लवी शुक्ला और उनकी टीम को एक कामयाबी मिली, जबकि एक मुखबिर ने ये जानकारी दी कि इसमें जो बदमाश शामिल हैं वो उत्तर प्रदेश के हैं। और इसी जानकारी को तस्दीक करने के लिए सीएसपी गोरखपुर महादेव नागोतिया जी और उनकी टीम, साथ में पनागर थाने की टीआई विपिन ताम्रकार और उनकी टीम उत्तर प्रदेश गई। और उत्तर प्रदेश में एक संदेही जिसका नाम था दीपक त्रिपाठी, वो सीएसपी नागोतिया जी की टीम को मिला। उससे जो प्रारंभिक पूछताछ की गई उसके आधार पर क्राइम ब्रांच की एक टीम नागपुर महाराष्ट्र रवाना की गई, जहां से एक और अन्य संदेही गोविंद पांडे मिला। इन दोनों ही संदेहियों को जब थाना पनागर लाया गया और सीएसपी आधारताल राजेश्वरी और टीआई विपिन ताम्रकार की टीम ने उनसे गहराई से पूछताछ की, तो उन्होंने ये बताया कि इस वारदात में 6 आरोपी शामिल हैं। दीपक त्रिपाठी, गोविंद पांडे, सत्येंद्र तिवारी, रवि पासी, वीरेंद्र यादव और रंजीत यादव। ये आ जाओ राजेश्वरी, आ जाओ। ये 6 जो आरोपी हैं, इन्होंने ही मिलकर इस घटना को अंजाम दिया था। अभी तक इसमें से 2 आरोपी दीपक त्रिपाठी और गोविंद पांडे, इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है। इन दोनों से लगभग 150 ग्राम सोना और लगभग 2.5 किलो नहीं 3.5 किलो चांदी और 1 लाख रुपए नगद बरामद किया जा चुका है। एक अन्य आरोपी वीरेंद्र यादव, वो जो है 23 तारीख को प्रतापगढ़ में न्यायालय में उसने सरेंडर किया किसी अन्य अपराध में, और वर्तमान में प्रतापगढ़ जेल में है। उसको भी शीघ्र ही पनागर पुलिस जो है प्रोटेक्शन वारंट पर लाएगी। शेष जो 3 आरोपी बचे हैं, सत्येंद्र तिवारी, रवि पासी और रंजीत यादव, इनकी भी सरगर्मी से सभी टीमें तलाश कर रही हैं। सर, चूंकि इनिशियली पल्लवी शुक्ला जी और नागोतिया जी की टीम ने दीपक त्रिपाठी को पकड़ा था, तब जब प्रारंभिक पूछताछ की गई और गोविंद पांडे ने फिर उसकी पुष्टि की, तो इनमें से जो एक आरोपी वीरेंद्र यादव है, वो लगभग घटना के 2 माह पूर्व से इस क्षेत्र में रहकर रैकी कर रहा था। इसमें एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि वर्ष 2023 में गौसलपुर में एक वारदात घटित हुई थी, जिसमें कि एक सुनार को इसी तरीके से जैसे ये वारदात हुई है उसको लूटा गया था। उसमें भी दीपक त्रिपाठी को गिरफ्तार किया गया था। सर, इन पर जिले में और कितनी इन्होंने लूट की है? देखिए, ये जो गैंग है इसकी जो जानकारी अभी तक हमको मिली है, नागपुर में इसी तरह से सुनार को लूटा गया, पनागर में सुनार को लूटा गया। उसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश में इनके विरुद्ध यही इनका मॉडस ऑपरेंडी है। जब भी कोई सुनार अपनी दुकान से सामान निकाल के ले जाता है, उसी समय ये लूट को कारित करते हैं। और ये जो इसमें वीरेंद्र यादव है, इसके विरुद्ध 2 दर्जन से ज़्यादा लूट, हत्या का प्रयास और अन्य अपराध हैं। और ये सभी जितने बदमाश हैं, ये सभी
इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है और लूट की कई घटनाओं को पूरे देश में अंजाम ये दे चुके हैं। सर, पनागर में लूट कितने हुई थी ये अभी तक जो सुनील सोनी जो हैं, जो घायल हुए थे, उनके भाई सुशील सोनी द्वारा जो रिपोर्ट लिखवाई गई थी उसमें 750 ग्राम सोना और 10 से 12 किलो। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। इंदौर के विश्व प्रसिद्ध खजराना गणेश मंदिर में तिल चतुर्थी दिवस मनाया गया। कलेक्टर शिवम वर्मा और निगम आयुक्त क्षितिज सिंगल ने मंदिर में पूजा अर्चना की और इंदौर की सुख समृद्धि और खुशहाली के लिए प्रार्थना की। कलेक्टर शिवम वर्मा कलेक्टर के रूप में पहली बार तिल चतुर्थी के मौके पर भगवान खजराना गणेश की पूजा अर्चना कर रहे हैं। उन्होंने भगवान गणेश जी से इंदौर की सुख समृद्धि, शांति और खुशहाली के लिए प्रार्थना की। मंदिर में 3 दिवसीय तिल चतुर्थी मेले का शुभारंभ हुआ है। कलेक्टर और निगम आयुक्त ने मंदिर के शिखर पर नए ध्वज का पूजन किया। भगवान गणेश जी को 1.25 लाख तिल गुड़ के लड्डुओं का भोग अर्पित किया गया। कलेक्टर और निगम आयुक्त ने इन लड्डुओं का भोग अर्पित करने के बाद उन्हें भक्तों में वितरण किया। मंदिर के पुजारी पंडित सतपाल भट्ट ने बताया कि मंदिर के शिखर पर लगने वाले नए ध्वज का पूजन करने की भी परंपरा काफी प्राचीन है। भक्त मंडल द्वारा हर वर्ष तिल चतुर्थी के मौके पर भगवान गणेश जी को 1.25 लाख तिल लड्डुओं का भोग भी अर्पित किया जाता है। पंडित जी, तिल चतुर्थी का मनाया गया है और कलेक्टर साहब निगम भी शामिल हुए थे। जय गणेश। विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थल श्री गणेश मंदिर खजराना पर 3 दिवसीय तिल चतुर्थी मेला आज 6 जनवरी से चालू हो गया है और भगवान गणेश जी महाराज का आकर्षक श्रृंगार किया गया है। सुबह पंचामृत से अभिषेक किया गया है। लगभग 7-8 करोड़ के स्वर्ण आभूषण भगवान को धारण कराए गए हैं। ये साल में 2 बार ही तिल चतुर्थी और 10 दिवसीय गणेश महोत्सव में चढ़ाए जाते हैं स्वर्ण आभूषण। आज लगभग 3-3.5 लाख श्रद्धालु यहाँ भगवान गणेश जी महाराज का दर्शन लाभ प्राप्त करेंगे। आज प्रातः यहाँ पर ध्वज पूजन किया गया। परंपरा का निर्वहन करके मंदिर प्रबंधन समिति के अध्यक्ष कलेक्टर साहब और निगम आयुक्त साहब ने यहाँ पर ध्वज पूजन किया और साथ ही 1.25 लाख लड्डुओं का आज यहाँ पर श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरण होगा। मंदिर पर फूड स्टॉल लगाए गए, झूले चक्री लगाए गए और ये जो झूले चक्री और फूड स्टॉल है 6 दिन तक रहेंगे। इस बार जो झूले चक्री और मेला जो है ये 6 दिन का है। भागीरथपुरा के लिए भी इस बार कामना करिएगा। जी, अभी मंदिर प्रबंधन समिति के अध्यक्ष कलेक्टर शिवम वर्मा जी द्वारा यहाँ पर बताया गया कि भागीरथपुरा में जो हुआ है उसके लिए भगवान से प्रार्थना करें कि सब वहाँ पे जल्दी से अच्छे से हो जाए और इसीलिए आज इसको सूक्ष्म तरीके से जो यहाँ पर ये ध्वज पूजन का जो कार्यक्रम है वो सूक्ष्म तरीके से किया गया है और परंपरा का निर्वहन किया गया है। पुजारी अशोक भट्ट, श्री गणेश मंदिर प्रबंधन समिति खजराना। जय गणेश। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। प्रीतम लाल दुआस भक्र इंदौर में 1 दिवसीय व्याख्यान माला का आयोजन किया गया। भारतीय की समझ, सातत्य एवं अवरोध विषय पर 1 दिवसीय व्याख्यान माला का आयोजन। शिक्षा के द्वारा भारतीयता की स्थापना होगी। डॉक्टर ब्रजेंद्र पांडे। प्रज्ञा प्रवाह वाग्देवी विचार मंच महिला आयाम मालवा प्रांत के द्वारा प्रीतम लाल दुआस भक्र इंदौर में 1 दिवसीय व्याख्यान माला का आयोजन किया गया। महान लेखक, चिंतक, वक्ता प्रोफेसर डॉक्टर ब्रजेंद्र पांडे जी की पुस्तक स्व हिंदू भारत का अध्ययन महिला आयाम के अध्ययन केंद्र द्वारा किया जा रहा था, जिसकी पूर्णता के उपलक्ष्य में पुस्तक के लेखक डॉक्टर ब्रजेंद्र पांडे को मुख्य वक्ता के रूप में भारतीय ईज समझा, सातत्य एवं अवरोध विषय पर अपने विचार व्यक्त किए जाने हेतु आमंत्रित किया गया। कार्यक्रम का प्रारंभ मां सरस्वती के पूजन से हुआ। मुख्य अतिथि एवं कार्यक्रम के अध्यक्ष का स्वागत वाग्देवी मां की प्रतिमा से किया गया। ब्रजेंद्र जी ने भारतीयता पर समझाते हुए बताया कि ये एक परंपरा है, हमें इसे समझने, इसके उद्देश्य अंत वस्तु एवं विषय वस्तु को समझने हेतु भारतीय दृष्टिकोण से समझना होगा। आधुनिकता और आधुनिकीकरण भारतीयता की अंतर्वस्तु न होकर आवश्यकता अनुसार उपभोग्य संस्कृति, प्रकृति का समुचित उपयोग आदि की संस्कृति रही। मुख्य वक्ता द्वारा भारतीयता के समक्ष आने वाले अवरोधों को बिंदुवार प्रस्तुत किया एवं उसको सातत्यता के प्रस्तुत बिंदुवार सूत्र प्रस्तुत किए। श्रोतागण द्वारा प्रश्न किए गए, जिनके उत्तर में ब्रजेंद्र जी ने बताया कि भारतीय ज्ञान परंपरा एक अध्ययन एवं अध्यापन की शैली, इसके अंतर्गत भारतीय दृष्टिकोण से उपलब्ध साहित्यों को अध्ययन एवं अध्यापन किया जाना चाहिए।
श्रोतागण में विद्वान एवं विदुषियों की उपस्थिति रही। वकील, प्रचार अध्यापक, प्रधानाध्यापक, शोधार्थी, लोक सेवक, विद्यार्थी, समाज सेवी एवं विभिन्न वर्गों के लोगों की उपस्थिति एवं सहभागिता रही। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रोफेसर डॉक्टर अशोक सचदेवा जीडीसी द्वारा की गई। कार्यक्रम की सूत्रधार महिला आयाम मालवा प्रांत प्रमुख डॉक्टर समीक्षा नायक, सह प्रमुख डॉक्टर सुधीरा चंदेल रही। विषय का परिचय डॉक्टर मेनका जादौन जी द्वारा रखा गया। कार्यक्रम का अध्यक्षीय उद्बोधन देते हुए डॉक्टर अशोक सचदेवा जी ने बताया कि प्रज्ञा प्रभा द्वारा आयोजित ये कार्यक्रम बहुत सफल रहा और इस प्रकार के व्याख्यान माला निरंतर आयोजित किए जाने चाहिए। कार्यक्रम में महिला आयाम के विभाग प्रमुख डॉक्टर मेनका जादौन एवं सह प्रमुख डॉक्टर रितंभरा जी ने प्रज्ञा प्रभा का परिचय दिया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर स्वाति उपाध्याय जी एवं आभार डॉक्टर वंजना सिंह परिहार द्वारा दिया गया। वंदे मातरम के गायन के साथ ही कार्यक्रम का औपचारिक समापन हुआ। तब जाकर के भारतीयता के बारे में कुछ समझ में नहीं। अभी हम लोगों को लर्निंग से ज्यादा अनलर्निंग की जरूरत है। जो कुछ हम लोग सीख पढ़ के बैठे हैं, सीख पढ़ के बैठने में वो पारंपरिक विद्या कभी हमारे काम आ ही नहीं सकती। अभी तो हमको इस दृष्टि से इन चीजों की समीक्षा। एक छोटा सा प्रश्न, और आपने अपने भाषण की शुरुआत में कहा था, अपने उद्बोधन की शुरुआत में, कि भारतीय ज्ञान परंपरा कोई विषय नहीं हो सकता, है ना? ये एक विचारधारा है। तो अब जब विभिन्न जो हमारी नई शिक्षा नीति है उसमें उसको एक विषय के रूप में समाहित किया जा रहा है और पढ़ने के लिए, बच्चों को बताने के लिए एक विषय के रूप में लिया जा रहा है, जिसमें अक्सर हम देख रहे हैं, मैं एक प्रोफेसर हूँ, देख रही हूँ कि बच्चों की उसमें रुचि जागृत नहीं होती। तो आप थोड़ा सा बताएं कि कैसे इस भारतीय ज्ञान परंपरा को विषय न मानते हुए हम उसको किस तरह से समाहित कर सकते हैं ताकि हमारे छात्र छात्राएं इससे लाभान्वित। देखिए, विषय बिल्कुल नहीं है, और अगर आपने इसको विषय के रूप में पढ़ाने की कोशिश की तो इसका वही हश्र होगा जो ओरिएंटलिज्म का होगा या जो इंडोलॉजी का होगा। जो लोग इन विषयों के इतिहास को जानते हैं अच्छी तरह समझते हैं। इसीलिए हमने आपसे कहा कि एक ऑपरेशनल सिस्टम है। इस विचार दृष्टि से आप अपने सभी विषयों को देखिए। आपकी फिजिक्स की जो पढ़ाई जाती है वो फिजिक्स भी दोषपूर्ण है, आपकी केमिस्ट्री भी दोषपूर्ण है, आपकी मैथमेटिक्स भी दोषपूर्ण है, आपकी एनवायरमेंटल स्टडी भी दोषपूर्ण है ना? जो समाज विज्ञान है वो तो खैर दोषों से ही भरे हुए हैं। आपका सारा साहित्य, सारा विधि शास्त्र, सारा आपका जो ये भाषा शास्त्र है, ये सब इन्हीं दोषों से ग्रसित है। तो जब तक आप इस दृष्टि का जो मूल तत्व है, उस मूल तत्व के अनुरूप इन सारे विषयों की जो अंतरात्मा उसका परीक्षण नहीं करते और इनका पुनर्परिभाषित नहीं करते, तब तक कोई बात नहीं बनने वाली है। अब जैसे आप भारतीय राजनीति शास्त्र की आप बात करें, मैं राजनीति शास्त्र का विद्यार्थी हूँ। आप बताइए कि पूरी राजनीति शास्त्र का जो सिलेबस और कोर्स है, उसमें ऐश्वर्य कहाँ है, उसमें प्रताप कहाँ है, उसमें चिति कहाँ है, उसमें विराट कहाँ है, ये शब्द कहीं है? या कभी भी जिसे आप लोग सिंदूर कहते हैं, गाय कहते हैं, तुलसी कहते हैं, गंगा कहते हैं, क्या केवल इन शब्दों की व्युत्पत्ति बता करके आपको भाव उत्पन्न कर सकते हैं जो हमारे अंदर तुलसी कहने से, गंगा कहने से उत्पन्न होते हैं या सिंदूर कहने से उत्पन्न होते हैं? इसलिए ये जो समूची चीजें जो हमको पढ़ाई जा रही हैं, वो जिस पैराडाइम से, जिस पर्सपेक्टिव से पढ़ाई जा रही है, उसकी अंतर समीक्षा करना बहुत आवश्यक है और उसके बाद फिर सारे विषयों को आपको उसी दृष्टि से पढ़ना पड़ेगा। तो भारतीय ज्ञान परंपरा ज्ञान की दृष्टि है, वो कोई सब्जेक्ट नहीं है। क्योंकि आप उसको ये बताइए कि मान लीजिए अगर आप उसको सब्जेक्ट बनाते तो आप उसमें क्या छोड़ेंगे? आप उसमें फिजिक्स छोड़ेंगे कि मैथमेटिक्स छोड़ेंगे कि आप उसमें जियोलॉजी छोड़ेंगे कि बॉटनी छोड़ेंगे, तो उसमें आप आयुर्वेद छोड़ेंगे कि आप उसमें योग छोड़ेंगे कि आप उसमें संगीत छोड़ेंगे, आप उसमें क्या छोड़ेंगे? कि उसमें फिजिक्स नहीं है हमारे यहाँ, कि हमारे यहाँ केमिस्ट्री नहीं है, कि हमारे यहाँ एस्ट्रोनॉमी नहीं है, कि हमारे यहाँ एस्ट्रोलॉजी नहीं है, क्या नहीं है? क्या छोड़ेंगे आप? और ये सारी विद्याएं हम अपने विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं और सभी जिन विद्याओं को पढ़ाते हैं उनकी विपरीत दृष्टि। ये जो हमने आपको 4-5 किताबें बताई, इन किताबों का अगर आप विस्तार से अध्ययन करिए तो आपकी आंखें खुल जाएंगी। खासकर को जो रहने देने वाला हमने आपको लेख बता विद्या और विज्ञान, ये हम आपको भेज देंगे, सॉफ्ट कॉपी इसकी हमारे पास है। और दो एक चीज हम आपको और बता दें, ये खास करके जो भारतीय विचार दृष्टि पर या हिंदू धर्म के ऊपर जो तमाम सवाल खड़े होते हैं, तमाम हमारे आपके भ्रम खड़े होते हैं, तमाम हमारी क्वेरी होती है, प्राची कामकोटि के शंकराचार्य जी थे स्वामी चंद्रशेखर सरस्वती, जो इस समय शंकराचार्य जी हैं। विजयेंद्र सरस्वती उनके गुरु थे, जयेंद्र सरस्वती उनके गुरु चंद्रशेखर सरस्वती, टीएम शशांक के शिष्य हुआ करते थे। उनके तमिल भाषा में दिए गए कुछ भाषण है, उन भाषणों का उन लोगों ने बहुत अच्छा अंग्रेजी में अनुवाद किया है। वैसे तो 6 वॉल्यूम में है,
लेकिन भारतीय विद्या भवन ने एक वॉल्यूम के रूप में उसको प्रकाशित किया, लगभग 900 पेज की किताब। हमारे भारतीयों के सभी कार्य व्यापार में एक अवान्तर कथा की तरह से, जिसे आप लोग फिल्मों में बैकग्राउंड स्टोरी कहते हैं, उस तरीके से आच्छादित किया रहता है। हमारे कोई भी काम हो, हमारे कोई भी महापुरुष हो, उनका हम मूल्यांकन वस्तुतः अपनी इसी मान्यता के आधार पर करते हैं कि हमारे उस आत्मबोध की जिज्ञासा को परिपुष्ट करने में हमारे इस कार्य का या हमारे इस तथाकथित महापुरुष का क्या योगदान है। ये वो मूल प्रश्न है। इस आत्मबोध के प्रश्न को व्यवस्थित रूप देने के लिए भारत में एक बहुत ही विशद और बहुत ही गुह्य तत्वशास्त्र मेटाफिजिक्स की व्यवस्था है। ये दूसरी बात है। उसी मेटाफिजिक्स के आधार पर भारतवर्ष में, जिसे आप लोग रित का प्रश्न कहते हैं, ऑर्डर जिसको कहते हैं, सेलेस्टियल ऑर्डर, उस ऑर्डर का प्रश्न या रित का प्रश्न है। उसी रित के आधार पर आगे चल करके धर्म का प्रश्न प्रतिपादित होता है। धर्म आपको दर्शन शास्त्र के दार्शनिक दृष्टि से सत्ता को देखने की जो तीनों दृष्टियां हैं, उन तीनों दृष्टियों पर विचार करना चाहिए। इसलिए अपने आप में एक नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। कानपुर में बेटी बचाओ पर सवाल, बेटी होने पर पत्नी को बेरहमी से पीटा। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जहां एक और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, वहीं कानपुर से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने इस नारे की सच्चाई पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कानपुर के थाना अनवरगंज क्षेत्र में एक महिला को सिर्फ इसलिए बेरहमी से पीटा गया क्योंकि उसने एक बेटी को जन्म दिया। पीड़िता का आरोप है कि उसका पति बेटी की चाह में उसे लगातार प्रताड़ित करता रहा और बेटी के जन्म के बाद उसे घर से बाहर निकाल दिया। पीड़िता न्याय के लिए दर-दर भटक रही है, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। हमारे साथ पीड़ित परिवार मौजूद है जिन्होंने अपनी आप बीती साझा की है। कानपुर से यह मामला न सिर्फ महिला सुरक्षा बल्कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे सरकारी अभियानों की जमीनी हकीकत को भी उजागर करता है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या पीड़िता को इंसाफ मिलेगा और क्या पुलिस इस मामले में कोई ठोस कार्रवाई करेगी। यह तस्वीरें कानपुर के थाना अनवरगंज क्षेत्र की है, जहां एक महिला ने अपने ही पति पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता का कहना है कि बेटी के जन्म के बाद उसका पति हिंसक हो गया और उसे बेरहमी से पीटा गया और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। महिला का आरोप है कि उसका पति सिर्फ बेटा चाहता था और इसी वजह से उसे घर से निकाल दिया गया। पीड़िता ने थाना अनवरगंज में लिखित शिकायत भी दी थी, लेकिन आरोप है कि पुलिस ने केवल आवेदन लेकर मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया। मेरी बेटी हुई तो मेरे पति ने मुझे बहुत मारा, कहने लगे हमें बेटा चाहिए बेटी नहीं। मुझे घर से निकाल दिया गया। मैं थाने गई, शिकायत दी, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं बस न्याय चाहती हूँ। हमारी बेटी को सिर्फ इसलिए मारा गया क्योंकि उसने बेटी को जन्म दिया। पुलिस ने कई बार गुहार लगाई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अगर हमें न्याय नहीं मिला तो हम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास जाकर अपनी बात रखेंगे। जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम चुप नहीं बैठेंगे। जी, हमारा नाम तो फातिमा बानो है। हमारी 4 बेटियां थी। हमने ये दूसरे नंबर की बेटी की शादी की थी, जिससे ये लोग ने हमारी लड़की को टॉर्चर, मार पीट, लड़ाई झगड़ा। ये लड़की हमारे वहाँ छोटी सी पैदा हुई 2 महीने की पेट में थी। जब से ये लोग ने उसको लड़ झगड़ कर मार पीट कर भगा दिया और लड़की हमारी यही बैठी रही। हमने हर तरीके से इसकी दवा इलाज हर तरीके से हमने देखभाल करी। फिर ये लड़की पैदा हुई, फिर उसके बाद में 4 महीने की हमारी नवासी हो गई। उसके बाद ये लोगों ने सुलह समझौता, हमने चमनगंज थाने में बिहार की एप्लीकेशन लगाया, वो लोग ने महिला थाने भेज दिया। उसके बाद ये लोगों ने महिला थाने से सुलह समझौता कर कर हमारी लड़की को ले गए। 4 महीने हुए। उसके बाद ये लोगों ने फिर हमारी लड़की को रात में 2 बजे फिर इसको मारा पीटा और जान से मार देते। अगर हम लोग मकान मालिक ना आता, दरवाज़ा ना खुलवाता तो हमारी लड़की को, हमारी नवासी को ये लोगों ने जान से मार देते। हम दोनों लोगों से हाथ धो पड़ते। फिर हम उस लड़की को ले आए। उसके बाद हम लोग पूरी रात चमनगंज थाना, बेगमगंज थाना, हर जगह हम लोग न फिर जात गए। हमारी कहीं पे कोई सुनवाई नहीं हुई। हर तरीके से फिर हम लोग कल कमिश्नर के ऑफिस गए। वहाँ हमने एप्लीकेशन दी है। हमसे यही कहा गया जाइए आप चमनगंज थाने में
आपसे के पास फोन आएगा, वहाँ जाइएगा। न्याय नहीं मिलेगा तो हम लोग कुछ न कुछ करेंगे जरूर। हम लोग ऐसे खामोश नहीं बैठेंगे, हम योगी के पास जाएंगे। जहाँ हमको जाना पड़ेगा वहाँ हम जाएंगे, लेकिन हमें इंसाफ चाहिए हमारे। पर योगी जी, मोदी जी कहते हैं बेटी बचाओ, बेटी बेटी पढ़ाओ। क्या इसी तरीके से बहन बेटी के साथ ऐसा ही होगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। सेलेस्टिया 2026 उत्साह, प्रतिभा और एकता का महापर्व। जबलपुर से बड़ी खबर, शिक्षा, संस्कृति और खेल प्रतिभा का भव्य संगम। सेलेस्टिया सामाजिक आयोजन का भव्य आगाज हो चुका है। यह बहुप्रतीक्षित आयोजन 11 जनवरी तक चलेगा, जिसमें विद्यार्थियों, स्नातकोत्तर छात्रों और प्रोफेसरों की सक्रिय भागीदारी देखने को मिल रही है। इस आयोजन का उद्घाटन एक मैराथन के साथ किया गया, जिसमें संस्थान के सभी प्रोफेसरों, पीजी छात्रों और विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। यह मैराथन न केवल फिटनेस का संदेश थी, बल्कि एकता और सहभागिता का प्रतीक भी बनी। सेलेस्टिया के अंतर्गत विविध और रंगारंग गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है, जहां एक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में नृत्य, गायन और रैंप वॉक जैसे कार्यक्रम मंच को जीवंत बना रहे हैं। वहीं पूर्व सांस्कृतिक गतिविधियां विद्यार्थियों की रचनात्मकता को नया आयाम दे रही हैं। ललित कला के अंतर्गत कैनवास पेंटिंग, वॉल पेंटिंग, बुकमार्क निर्माण, मंडला आर्ट जैसी गतिविधियों में विद्यार्थियों की कला प्रतिभा खुलकर सामने आ रही है। खेल प्रेमियों के लिए भी आयोजन किसी उत्सव से कम नहीं। आउटडोर खेलों में वॉलीबॉल, क्रिकेट, फुटबॉल, भाला फेंक, रस्साकस्सी सहित कई प्रतिस्पर्धाएं आयोजित की जा रही हैं। वहीं इंडोर गेम्स में टेबल टेनिस, शतरंज, कैरम, तीरंदाजी जैसे खेलों को लेकर जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। इसके साथ ही वाद विवाद प्रतियोगिता, युवा संसद जैसे बौद्धिक कार्यक्रम विद्यार्थियों के विचार और नेतृत्व क्षमता को मंच प्रदान कर रहे हैं। खास बात यह है कि यह आयोजन हर वर्ष आयोजित किया जाता है, जिसमें हर साल अलग अलग बैच को आयोजन की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। इस वर्ष 2022 बैच द्वारा आयोजन की कमान संभाली गई, जिसमें एच और KR जैसे समन्वयकों की भूमिका सराहनीय रही। आयोजन के समापन अवसर पर सभी विद्यार्थियों, प्रोफेसरों और स्नातकोत्तर छात्रों के लिए मैदान में एक भव्य बुफे पार्टी का आयोजन किया जाएगा, जो इस यादगार महोत्सव को खास अंदाज में विराम देगा। कुल मिलाकर सेलेस्टिया न केवल एक आयोजन है, बल्कि यह विद्यार्थियों की प्रतिभा, अनुशासन, टीम वर्क और सांस्कृतिक एकता का उत्सव है। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। बुक फेयर के उद्घाटन पर नाराजगी, प्राइमरी टीचरों का गुस्सा अवर स्कूल इंस्पेक्टर के सामने। जगह मालदा, रिपोर्टर रामचंद्र मंडल, पश्चिम बंगाल राज्य। चार्ट सर्कल के टीचरों की पहल पर मालदा जिले के हरिश्चंद्रपुर में हरिश्चंद्रपुर हाई स्कूल ग्राउंड में बुक फेयर का शुभारंभ हुआ। हालांकि यह बुक फेयर स्टूडेंट्स की किताबों में दिलचस्पी बढ़ाने के लिए लगाया गया था, लेकिन उद्घाटन के दिन ही विवाद शुरू हो गया। बुक फेयर के लिए स्टेज अरेंजमेंट और गेस्ट के सिलेक्शन को लेकर प्राइमरी टीचरों में बहुत गुस्सा था। हरिश्चंद्रपुर साउथ सर्कल अबर स्कूल इंस्पेक्टर और इस बुक फेयर के प्रेसिडेंट तारक मंडल को उस गुस्से का सामना करना पड़ा। टीचरों ने उनके सामने अपनी नाराजगी जाहिर की। प्राइमरी टीचरों ने आरोप लगाया कि उद्घाटन स्टेज पर किसी भी प्राइमरी स्कूल के टीचर को जगह नहीं दी गई, लेकिन कुछ हाई स्कूल टीचरों, एक बिजनेसमैन और उसके बेटे और सेल्फ हेल्प ग्रुप के सदस्यों को बिना उनके अधिकार के स्टेज पर बुलाया गया। उनका दावा है कि इससे प्राइमरी टीचरों की इज्जत को ठेस पहुंची है। टीचरों ने यह भी आरोप लगाया है कि एक बिजनेसमैन और उसके बेटे के साथ साथ एक सेल्फ हेल्प ग्रुप के सदस्यों को पैसे के बदले स्टेज पर चीफ गेस्ट बनाया गया था। इसी पूरी घटना के पीछे बुक फेयर के एडिटर और हरिश्चंद्रपुर हाई स्कूल के हेडमास्टर मोफिज उद्दीन अहमद के पर्सनल फैसले और भूमिका पर सवाल उठे। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है।
रायसेन जिले के बरेली नगर में सोमवार को स्टेट जीएसटी विभाग ने विख्यात सोना चांदी कारोबारियों के ठिकानों पर बड़ी कार्रवाई की। लक्ष्मी दयाराम ज्वेलर्स और श्रृंगार ज्वेलर्स, जो बरेली के बड़े और प्रतिष्ठित ज्वेलरी कारोबारी माने जाते हैं, उनके प्रतिष्ठानों पर एक साथ छापेमारी की गई। जीएसटी विभाग की करीब 8 गाड़ियों में पहुंची 16 सदस्यीय टीम ने दोपहर लगभग 2 बजे वार्ड क्रमांक 12 और 14 में स्थित दोनों ज्वेलरी दुकानों पर एक साथ दबिश दी। कार्रवाई के दौरान टीम ने महत्वपूर्ण दस्तावेजों और रिकॉर्ड की गहन जांच की। सूत्रों के अनुसार जांच के दौरान मिले दस्तावेजों से बड़े पैमाने पर जीएसटी चोरी की आशंका जताई जा रही है। लक्ष्मी दयाराम और श्रृंगार ज्वेलर्स बरेली क्षेत्र में सोना चांदी कारोबार के बड़े नाम माने जाते हैं। ऐसे में इस कार्रवाई से व्यापारिक जगत में हड़कंप मच गया है। हालांकि जीएसटी विभाग के अधिकारियों ने अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है, लेकिन प्रारंभिक जांच में गंभीर अनियमितताओं के संकेत मिले हैं। बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई जीएसटी चोरी पर लगाम कसने के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान का हिस्सा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। बड़ी खबर आपको बता दें, हमीरपुर से आ रही है। इस्लामपुर गांव निवासी दिव्यांग व्यक्ति आवास के लिए दर दर भटकने को मजबूर। कई महीनों से सरीला तहसील के अधिकारियों के पीड़ित काट रहा है चक्कर। आवास की मांग को लेकर पीड़ित ने अनेकों बार दिए हैं प्रार्थना पत्र। बार बार गुहार के बावजूद जिम्मेदार अधिकारियों ने नहीं ली सुध। शासन की योजनाएं केवल कागजों में, जमीनी हकीकत में दिव्यांग है बेघर। प्रशासन की उदासीनता पर खड़े हो रहे गंभीर सवालिया निशान। आज डीएम साहब को प्रार्थना पत्र या क्या? आज क्या कहा? क्या नाम है आपका? कहाँ से आए हो? नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। एमडीएम में ड्रग्स तस्करी पर रतलाम पुलिस की बड़ी कार्रवाई। संवाददाता मोहम्मद शरीफ कुरैशी, रतलाम से। चौकी ढोडर थाना रिंग नोद पुलिस द्वारा 200 ग्राम एमडीएमए ड्रग्स कीमती 20 लाख रुपए जब्त कर एक तस्कर को किया गिरफ्तार। दिनांक 5/1/2026 पुलिस अधीक्षक रतलाम श्री अमित कुमार द्वारा जिले में मादक पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध सख्त एवं प्रभावी कार्रवाई करने हेतु समस्त थाना एवं चौकी प्रभारियों को निर्देशित किया गया था। उक्त निर्देशों के पालन में रतलाम पुलिस द्वारा मादक पदार्थ तस्करों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रतलाम ग्रामीण श्री विवेक कुमार लाल एवं अन्य विभागीय अधिकारी पुलिस जाफरा श्री संदीप मालवी के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी रिंगनोद निरीक्षक श्री आनंद सिंह आजाद के नेतृत्व में चौकी प्रभारी श्री रघुवीर जोशी द्वारा एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की गई। घटना का विवरण। आज दिनांक 5/1/2026 को पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति अवैध मादक पदार्थ एमडीएमए ड्रग्स की डिलीवरी हेतु कलालिया फंटा ढोडर क्षेत्र में आने वाला है। सूचना की तस्दीक उपरांत एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों का पालन करते हुए पुलिस टीम द्वारा घेराबंदी की गई। घेराबंदी के दौरान आरोपी शिवलाल पिता रामलाल मालवी उम्र 35 वर्ष निवासी परवलिया को पकड़ा गया। आरोपी की विधिवत तलाशी, पहचान एवं तौल की कार्रवाई के दौरान उसके कब्जे से 200 ग्राम एमडीएमए ड्रग्स बरामद की गई। तत्पश्चात आरोपी को विधिवत गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के दौरान आरोपी शिवलाल ने बताया कि उक्त एमडीएमए ड्रग्स उसे समद खान पठान निवासी परवलिया द्वारा 2-3 दिन पूर्व दी गई थी। आज डिलीवरी के लिए मंगवाई गई थी। थाना रिंगनोद पर आरोपी शिवलाल मालवी एवं फरार आरोपी समद खान पठान के विरुद्ध अपराध क्रमांक 6/2026 धारा 8/22-29 एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। गिरफ्तार शुदा आरोपी शिवलाल पिता रामलाल मालवी उम्र 35 वर्ष निवासी परवलिया, फरार आरोपी समद खान पठान निवासी परवलिया, जब्त मसरूका एक प्लास्टिक थैली में एमडीएमए ड्रग्स 200 ग्राम, अनुमानित कीमत 2 लाख रुपए।